Kuldeep sir, welcome to Elite Gyan Express, also known as थैंक यू। Positive Paji on Instagram. सर अभी हमने बहुत सारी बातें की, आपने अपना पास्ट बताया जो सोशल मीडिया पे शायद उतना ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या करते आए हो इतने सालों से। तो आप प्लीज़ एक बार बताओ कि आपकी जर्नी वो स्टार्टिंग से यहाँ तक जो भी लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं एज ए ब्रांड कंसल्टेंट और अ कोच जो ब्रांडिंग के बिजनेसेस की बात करते हैं, तो आप बताओ कि आप वहाँ से यहाँ तक कैसे आए एक बार। ओके अभी मैं लाइफ के जिस स्टेज में हूँ मुझे एज ए कोई सेलिब्रिटी हो ऐसे ट्रीटमेंट मिल रही है। कहीं पे जाते हैं तो लोग सेल्फी लेने आ जाते हैं, जहाँ भी जाओ इंडिया में हो या अब्रॉड हो, चाहने वाले मिल जाते हैं, फॉलोअर्स मिल जाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े पर्सनालिटी की तौर पे देखा जा रहा है फिलहाल अभी। एक सक्सेसफुल, एक सफल इंसान। पर अगर मेरे पास्ट को देखें ना तो वो फ़ोटो और ये फ़ोटो मैच ही नहीं होगा। किसी को लगेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरा जो जन्म हुआ, मेरे पिताजी का एक छोटा सा कारखाना जहाँ पे मशीनें लगी हुई थी। मतलब एक मशीन पे मेरी मम्मी काम कर रही है, एक मशीन पे मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, एक मशीन पे मेरे भाई काम कर रहे हैं और हम वहाँ पे हैं। तो ऐसे छोटे से घर में छोटा सा कारखाना, उसमें मेरा जन्म हुआ और मैं भी वहाँ पे काम करता था। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई करी हमने। तो मतलब वेल्डिंग भी हम करते थे। आज हम लिख रहे हैं, उन्हीं हाथों से हम वेल्डिंग करते थे, उन्हीं हाथों से हम हथौड़े चलाते थे। अभी जब मेरा कंटेंट वायरल होता है तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। तो मैं उन्हें ये मेरी 2 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ कि हथौड़ा रख के कलम उठाई थी। हथौड़ा रख के कलम उठाई थी, चोटदार न लिखता तो हाथ के छाले बुरा मान जाते। सो ये हाथ के छालों हमें याद है कि हमारे हाथ में कभी छाले हुआ करते थे और हम हथौड़े चलाया करते थे। पूरी अवेयरनेस के साथ हमने लाइफ में हर एक लम्हा जिया है। जब ज़िंदगी में मेहनत करनी थी तब मेहनत की है। फिर ज़िंदगी ने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे लोग पहुँचने का ख्वाब देखते हैं। आपने जैसे बताया कि आप रेडियो मिर्ची में रिक्रूटर थे, आपने मास कम्युनिकेशन किया। यस। उससे पहले आप एक न्यूज़पेपर के लिए, दिव्य भास्कर के लिए जर्नलिस्ट थे। तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ यहाँ तक पूरा? मैं पढ़ाई में इतना स्कॉलर नहीं था इनिशियली। कमज़ोर छात्र बोलते हैं ना जिसको, बिलो एवरेज। एवरेज भी मैं नहीं था। कई बार फेल होते थे और क्या पढ़ाई करनी वो भी अवेयरनेस नहीं था। आज कॉलेज में जाके मेरा लेक्चर होता है, एक यूनिवर्सिटी में तो मैं एग्जामिनर हूँ। मतलब क्वेश्चन पेपर मैं सेट करता हूँ। पर मेरा जो पढ़ाई का जो एकेडमिक करियर था, मैं पुअर था। फिर 10th में फेल भी हुआ एक बार। माँ बाप भी कम पढ़े लिखे, उनको भी नहीं पता है कि बच्चे को क्या करवाना है। बस इतना पता था कि इसको बहुत सारा पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है नहीं पता था। मैं जब जर्नलिस्ट बना उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा सेप्ट जैसी कोई यूनिवर्सिटी होती है, अच्छा माइका जैसी कोई संस्था होती है, अच्छा NID होता है, अच्छा IIM होता है। पर फेल हुआ जब एक बार 10th में, उसके बाद पढ़ाई के प्रति मुझे अवेयरनेस आई और फिर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पढ़ने लगा। और मास कम्युनिकेशन मुझे पढ़ाई करनी थी, तो मैंने लॉ के साथ दोनों चीज़ें। दोपहर की कॉलेज में LLB में जाता था पढ़ने और इवनिंग कॉलेज में मैं मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई करने आता था। और सेंटर का टॉपर था, तो मुझे संदेश न्यूज़पेपर में पहला ब्रेक मिला था एज ए इंटर्न, एज ए ट्रेनी रिपोर्टर, ईयर 2004। तो वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। तो न्यूज़पेपर में काम किया, ग्रोथ मिला तो बड़े न्यूज़पेपर में ब्रेक मिला। न्यूज़पेपर में अच्छा किया तो एज ए जर्नलिस्ट थे, तो फिर एज ए एडिटर हो गए। फिर जो 2004 के बाद मास कम्युनिकेशन में बदलाव आए, उसमें मुझे की पोस्ट ऑफर हुई। तो मतलब मेरा ये खुश नसीबी कि मैं उस दौर में था जब मास कम्युनिकेशन बदल रहा था। उस समय मैं तैयार खड़ा था कि भाई मैं हूँ, कुछ करवाना है, कुछ लॉन्च करवाना है, तो किसी को ट्रेनिंग दिलवानी है, मेरे को आता है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर का एरा ख़त्म हो रहा था, .com आ रहा था, तो मैं तैयार हो चुका था तब तक।
तो मैंने .com लॉन्च किए, हाइपर लोकल प्रोजेक्ट मैंने लीड किया। मतलब एक ज़माना ऐसा आ गया था कि पता चल गया था कि अब न्यूज़पेपर का ज़माना ख़त्म हो रहा है, राइट, अब सब कुछ .com पे आ जाएगा। तो वो हमें प्रोजेक्ट लॉन्च करने को मिला कि आप इसको लॉन्च करो। टीवी न्यूज़ अहमदाबाद में, गुजरात में लॉन्च हुए रीजनल, तब वहाँ पे मुझे मौका मिला कि आप टीम लीड करो। फिर रेडियो का थर्ड फेस आया, जब रूरल में रेडियो गया तो रेडियो स्टेशन लॉन्च करने का मौका मिला। ओह वाओ। तो इस तरह से मेरी जर्नी जो है आगे बढ़ी। जो आप ऐसा आज अगर आप मुझे देखोगे तो ओके ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन वो कैसे हुए? राइट। तो मुझे जब पढ़ाई करनी थी मैंने पढ़ाई करी, जब एज ए ट्रेनी एज ए इंटर्न जब मुझे मेहनत करनी थी मैंने मेहनत करी, और मैंने शाइन किया कि टीम में 10 लोग हैं तो वो अलग है और मैं अलग हूँ। मुझे वो बताना पड़ेगा ना, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप कैसे अलग हो, राइट, आपको क्या ज़्यादा आता है, राइट, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, है ना, आप कैसे लीड, आपके ऊपर भरोसा करा जाए या नहीं। और अगर कम्युनिकेशन में तो ये गलती हुई और खत्म पूरी चीज़। हाँ, 10-10 लाख कॉपियाँ छपी हुई पड़ी रह जाती हैं कि इसको नहीं बांट सकते क्योंकि कुछ मिस प्रिंट हो गया है या फिर कुछ फैक्ट गलत छप गया है। तो कम्युनिकेशन में गलती की गुंजाइश नहीं होती, राइट, मास कम्युनिकेशन में। तो चलो ये तो मेरा फील्ड था, लेकिन कोई भी फील्ड हो, अगर आप पढ़ाई के समय पे आपने पढ़ाई करी, एज ए इंटर्न आपने सीखा, बहुत सीखा, तो आपके पास ऐसे सीनियर आपके सराउंडिंग में होंगे ही जो आपको नोटिस करेंगे, राइट, और आपको चांस देंगे कि चलो इसको भेजो, इससे करवाओ, हाँ, इसको लीडर बनाओ, राइट, तब आपको मौका मिलता है। कोई नहीं बोलता कि ये कुर्सी खाली हुई यहाँ पे बैठ जाओ आगे, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है ना। तो वैसे जगह बनाई और यहाँ तक पहुँच गए। आपको ये ब्रांड्स का और लोगों को वैल्यू देना या लोगों से जाके मिलना, उसका वो चस्का कहाँ से लगा? ब्रांड की अवेयरनेस मुझे करियर के शुरुआती स्टेज से ही थी, अलग अलग तरह से। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसा काम करना है कि आप अलग शाइन करो, तो वो एक ब्रांड का लक्षण है, राइट, है ना। एक अच्छी ब्रांड का ये गुण है कि वो अलग शाइन करती है। अगर अनब्रांडेड चीज़ है या फिर ब्रांडेड चीज़ है या कोई नॉर्मल चीज़ है, प्रोडक्ट है, या एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है ना, तो वो अलग दिख जाती है। तो उसी हिसाब से मैंने अपनी लाइफ जीना शुरू किया कि अगर मैं कहीं पे हूँ, अगर मैं कहीं पे हूँ तो मैं वो एज ए ब्रांड हूँ, रॉ ब्रांड हूँ। चलो मैं अगर मैं इंटर्न हूँ या फिर ट्रेनी हूँ तो मैं रॉ ब्रांड हूँ, है ना। तो मैंने अपने आप को वैसे शेप दिया कि अगर मैं हूँ तो मैं एज ए ब्रांड हूँ कहीं पे, तो मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेंड किया कि मैं दूसरों से अलग, मैं दूसरों से खास, मैं दूसरों से बेहतर, ठीक है। और वो सब करना होता है डाउन टू अर्थ रह के, है ना। मेरे स्पेशल वो वाला नहीं होता है, मैं दूसरों के साथ भी लेकिन दूसरों से खास भी। तो वो आप अपने आप को ग्रूम करते हो, तो वैसे मैंने अपने आप को शेप देना शुरू किया। फिर अगर आप जर्नलिस्ट हो, मैं था, तो आपका नाम वहाँ पे छपता है भाई, हाँ, कि ये किसने लिखा है, तो वो उसकी वैल्यू मेरे को होनी चाहिए कि अगर मेरा नाम साथ में छपा है तो वो एक जो पीस है, पीस ऑफ राइटिंग, वो एक लेवल का तो होना ही चाहिए क्योंकि मेरा नाम छपा है वहाँ पे, है ना। तो उस हिसाब से मेरे नाम की वैल्यू मैंने करी, तो वो जो नाम था वो ब्रांड बना। तब जाके लोग उसकी चर्चा करते थे कि ये किसने लिखा है, ये कौन है, इसको बुलाओ, ये हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है। तो एज ए पर्सन मैंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया कि लोगों की एक ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो कंपटीशन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके बारे में ये सोचना चाहिए कि ये बंदा या ये टैलेंट हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है। मतलब आप ब्रांड हो। ट्रू। अगर प्रोडक्ट होता है तो आप सोचते हो कि ये उसने जो पहना है वो मैंने क्यों नहीं पहना है, क्योंकि वो ब्रांड है। तो सेम एज ए पर्सन आपके प्रति वो ख्वाहिश होनी चाहिए लोगों की। तो ये मैंने अपने आप को वैसे ढाला, ऐसे शेप दिया। फिर आगे जाके जैसे मैं बड़ा हुआ, एज ए करियर, एज ए रोल, मैंने जब ग्रोथ किया
तो अपने आसपास के लोगों को ये समझाना सिखाना शुरू किया कि ये ऐसे होता है। फिर आगे जाके मैंने रेडियो ज्वाइन किया। हाँ। और ये दौर आ गया सोशल मीडिया का। हाँ। और ये जो पूरी क्रांति आई है ना, अभी जो समय चल रहा है बिजनेस में, ये पूरी क्रांति जो देन है किसी की, तो वो एप्लीकेशन है टिकटॉक। ट्रू। ये पूरा जो दुनिया को हिला के रख दिया है ना, हाँ। ये पूरी दुनिया जैसी नहीं थी वैसी हो गई है ना, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है टिकटॉक। अगर टिकटॉक नहीं होता तो इंस्टाग्राम में रील नहीं होती। करेक्ट। और रील नहीं होती तो लोग इन्फ्लुएंसर नहीं होते। हाँ, होते नहीं। क्योंकि वीडियो के प्लेटफॉर्म तो पहले भी थे। हाँ। यूट्यूब तो पहले भी था, लेकिन वो लोग सेलिब्रिटी नहीं थे। लेकिन टिकटॉक ने वो लोकल सेलिब्रिटी दे दिए। राइट। तो फिर वहाँ पे एक नया दौर शुरू हुआ पूरी दुनिया में कि एक जो लोग थे वो सेलिब्रिटी बन के बैठे हुए थे, वो लोग फिल्म स्टार थे। और सेलिब्रिटी बनना लोगों के लिए सपना था, लेकिन सोशल मीडिया ने ये मौका दे दिया। राइट। और उसमें फिर जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए तो सेम वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे मेरे शब्दों की वैल्यू है, तो अगर मैं कुछ बोलता हुआ दिखता हूँ तो मेरे उस शब्दों की मेरे दिखने में भी कुछ अलग होना चाहिए। मेरे दिखने में भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। राइट। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने कंटेंट बनाए और मैंने एक अपनी ब्रांड क्रिएट की। अब आपने पूछा था कि आपने ये जो ब्रांडिंग और ये कैसे, तो जब मैंने रेडियो में काम किया ना, ये जो अवेयरनेस है वो रेडियो से आई मेरे में। क्योंकि रेडियो में जो आरजे होता है वो हीरो होता है, उसके नाम पे बिकता है, उसके नाम पे ऐड मिलती है, तो आरजे को ब्रांड होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है। और वहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि क्रिएटिविटी अगर बेची नहीं जा पा रही है तो क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। करियर के 10-12 साल के बाद मुझे ये मेरे लाइफ में ऐसा दौर आया जब मुझे ये मेरे सामने आया। आपने कोई क्रिएटिव प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, तो बॉस होगा वो अच्छा प्रोग्राम पर वो सेलेबल नहीं है, तो वो क्रिएटिविटी की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो मुझे वो बात रेडियो में सीखने को मिली कि भाई आप क्रिएटिव भी होने चाहिए और आप में कुछ कमर्शियल वैल्यू भी होनी चाहिए। राइट। वरना वो सस्टेनेबल ही नहीं होगा। करेक्ट। तो मैंने वो सीखा। अब आप कमर्शियल कैसे हो गए? हाँ। आपका पैसा, आप पे कोई पैसा क्यों लगाएगा जब आप कोई वैल्यू दे रहे होंगे। ट्रू। तो वो वैल्यू देना शुरू किया। हाँ। और एक ब्रांड एक अपनी क्रिएट की मैंने। ऐसा होता है कि कोई बिजनेस आपको बुलाता है अभी सामने से कि आओ वीडियो बनाओ हमारे? सभी बिजनेस, सभी बिजनेस, जितने भी वीडियोस हम देख रहे हैं आज। हाँ। वाह। सभी बिजनेस। हम मतलब देखो, सोशल मीडिया ये ऐसा टूल है जो आपको पता नहीं है वो आपको कहाँ पहुँचाएगा। करेक्ट। जो मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो को मैंने बनाया था राजकोट में बैठ के। और वो वीडियो वायरल होता 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 वो रेडियो स्टेशन के सीईओ को उसके फ्रेंड ने भेजा, जो मेरा सीईओ था। हाँ। और उसने डायरेक्ट मुझे मैसेज किया कि पाजी तेरा वीडियो वायरल हो गया। हाँ। पाजी मेरा दिल खुश हो गया। हाँ। तो ये अब जो ये लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी ऑफिस में पॉलिटिक्स है, ये है वो है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे ऊपर कौन देखेगा। ये लो, एक वीडियो बना के मैंने डाला और सीधा सीईओ को फोन किया। सीईओ ने बहुत अच्छा मेल कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया। हाँ। मैं तो पहुंच गया ना। हाँ। तो ये आपको सोशल मीडिया पहुंचाता है, तो वो आपको आपके क्लाइंट तक भी पहुंचाता है। लोगों को क्या चाहिए? अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी ब्रांड को अच्छी तरह से प्रेजेंट करके वो अपने कस्टमर तक पहुंचना चाहता है। राइट। तो उसमें हम माध्यम है। हाँ। और उसको हम पे ट्रस्ट है और हमने ट्रस्ट कमाया है। हाँ सर, तो आप बता सकते हो कि एक सक्सेसफुल ब्रांड और एक एवरेज ब्रांड के बीच का डिफरेंस क्या होता है? आपने इतने सारे बिजनेसेस से बात की है, बिजनेस ओनर से बात की है, विजिट करते हो आप, उनकी लोकेशंस पे जाते हो, तो बीच का डिफरेंस क्या होता है? हाँ देखो, हम लोग ना ब्रांडिंग को ना, हम लोग कोई भी जब ब्रांडिंग की बात करता है ना, तो उसमें आप सोचते हो कि मुझे कुछ इस पे एफर्ट डालने पड़ेंगे, किसी को हायर करना पड़ेगा, कोई एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, है ना। ब्रांडिंग मतलब खर्चा नहीं है। समझो। मतलब आप
कोई ऐसा समझता है कि मैं पैसे खर्च कर दूँ और मैं ब्रांड बन जाऊँ, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल ब्रांड है वो उसने ये एक्सीलेंस हासिल किया है। सक्सेसफुल ब्रांड के लक्षण क्या है? वो बेस्ट है, पहला ही वो जो कर रहे हो उसमें बेस्ट है वो। हाँ, वो बेस्ट है, हाँ, तभी वो सक्सेसफुल हम उसको मान रहे हैं। अगर धोनी ब्रांड है तो धोनी सक्सेस है, तो धोनी ब्रांड क्यों है? क्योंकि वो बेस्ट है उसमें। वो बेस्ट है। कोहली क्यों ब्रांड है? वो बेस्ट है। तो बेस्ट होने का तत्व तो होना चाहिए ना। जो एवरेज है वो शायद बेस्ट नहीं है, या उसका जो पर्पस है ना वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में है यार, अभी वो ग्रोइंग फेज में है, तो वो एवरेज है। राइट। आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऐसे अलग करके समझा सकते हो एक बार? ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो? अलग अलग बिजनेस के स्टेज पे अलग अलग, या फिर किस लेवल पे कंपनी पहुंच गई है, ठीक है, उसके हिसाब से कंपनी सोचती है कि मैं ब्रांडिंग करूं या मार्केटिंग करूं। ठीक है, लेकिन मेरा क्या नज़रिया है, मेरे दृष्टिकोण से ऐसा ब्रांडिंग करो कि मार्केटिंग भी हो जाए, ऐसी मार्केटिंग करो या ब्रांडिंग भी हो जाए, वो एक्सीलेंस है। राइट। ऐसी मार्केटिंग है जो ब्रांडिंग लगती है, हाँ, या ऐसी ब्रांडिंग है जिससे पैसा भी आ रहा है, सेल भी हो रहा है। राइट। दो चीज़ें हैं, हाँ, या तो ब्रांडिंग करवा लो या मार्केटिंग करवा लो। हाँ, 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 मार्केटिंग से सीधा सेल आएगा, हाँ, ब्रांडिंग से सेल नहीं आएगा। ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी, ब्रांड वैल्यू बनेगी, वैल्यू बढ़ेगी। पर बेस्ट क्या है, एक्सीलेंस क्या है, जिसमें दोनों है। राइट। तो वो चीज़ आप नोटिस करते हो किसी ने क्रैक की हुई हो ऐसे? कोई मैंने की है। नाइस। एक्चुअली आपने की है कि वो दोनों चीज़ें हो रही है अभी। और वो प्रैक्टिस से हुई है। हाँ, अगर किसी नए इंसान को ज़ीरो से शुरू करना हो तो पहले 30 दिन में उसको क्या करना चाहिए, एक पर्सनल या बिजनेस ब्रांड बनानी हो तो? देखो, खेती है ना, तो बीज बो दो। हाँ, बीज बो दो, उसको अच्छा तापमान दो, अच्छा पानी दो, अच्छी जलवायु दो, मेहनत करो, है ना। तो 30 दिन के बाद थोड़ा से फूल वूल आएंगे, फिर फल आएंगे। तो आपको मेहनत करनी है। सबसे पहला जो सबसे बड़ी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ना, वो लग जाओ, वो उसमें लग जाओ। और ऐसे लग जाओ जैसे कि आपने बाजीराव मस्तानी देखी है। हाँ, पता है एक सीन में वो 2 तलवार या कुछ लेके वो घुस जाता है। हाँ, पानी में चला जाता है वो। हाँ, वो जब वो युद्ध में जाता है, हाँ, 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 जब मस्तानी उसको बुलाती है तो वो अकेला घुस जाता है, और उसके दोनों हाथ में कुछ हथियार होता है, वो घुमाते घुमाते सीधा वहाँ चला जाता है वो। अब वैसा लेवल हासिल करना हाँ, आपके क्षेत्र में, वो कोई बोलता नहीं है कि आप ऐसा करो कि आप वही बन जाओ। हाँ, अगर एक स्विमर है, मुझे नाम पूरा नहीं याद है, फिलिप, उसने कुछ 12-13 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत लिए थे, माइकल फेल्प्स, है ना। तो वो जब पानी में जाता है तो वो पानी बन जाता है। हाँ, वो फिर पानी और वो एक हो जाते हैं। तो आपने ऐसी तैयारी की है कि आप और आपका काम एक हो गया, तब ये हो जाएगा। राइट। वो होने में 30 दिन भी लग सकते हैं, 300 दिन भी लग सकते हैं। हाँ, पर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप कब थकते नहीं हो, आप हार कितनी बार नहीं मानते हो, ट्रू, उस पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अभी, तो एक पता है क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो क्लैरिटी उसको सबसे पहले किस चीज़ की होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे इसको खोलूँ, या मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, या मैं ये नाम रखूँ, ये लोगो रखूँ? देखो, छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस मेरे नज़र में कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं तो जो 100 करोड़ का बिजनेस करे उनको भी जाके झाड़ देता हूँ कितनी बार। वो बोलते हैं 100 करोड़ कर रहा हूँ, तो क्या तू ये गलतियाँ कर रहा है? ले भाई, तो तू क्या समझता है 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो क्या हम क्या करें? तेरे में पोटेंशियल तो उससे भी ज़्यादा है। हाँ, तो जो टर्नओवर है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो छोटा है या बड़ा है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब छोटा करो या बड़ा करो, आपकी प्रोडक्ट ही खरीदने आता है बंदा। आपका वो लोगो नहीं खरीदने आता है। हाँ, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीदने आता है। तो आपको फोकस आप दे क्या रहे हो,
पैसा अगर वो 10 रुपये निकाल रहा है या 10 लाख रुपए निकाल रहा है तो उसको मिल क्या रहा है, राइट, वो वही मेन चीज़ है। हम्म, मैं कहीं पे गया, उसने मुझे बुलाया कि आप हमारा डॉक्यूमेंट्री बनाओ, और मैं वहाँ जाके सेल्फी खिंचवा के आ गया। उसके लिए नहीं बुलाया था मुझे, उसको सेल बढ़ाना है, उसको उसकी Right. वैल्यू बढ़ानी, उसको कुछ प्रमोशन करवाना है, राइट, उसको ऐसा करवाना है जो अब तक नहीं हुआ, राइट, उसको ऐसा करवाना है कि जिस 500 लोगों को रिजेक्ट करके मुझे बुला दिया, हम्म, तो मुझे ऐसा परफॉर्म करना है या मेरा कंटेंट ऐसा परफॉर्म करना मांगता है। मतलब वही कि प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस Yes. ज़्यादा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें एकदम सेकेंडरी। मोची हूँ मैं, हाँ, वहाँ जूते सिल रहा हूँ और मुझे टाका देना नहीं आ रहा, तो मुझे 2 रुपये भी कोई नहीं देगा राइट, कि ये तो बेकार मोची है। और मोची अच्छे मोची भी होते हैं। आप अगर किसी से 2-3 बार अगर आपको मौका मिले ना, जाओगे तो आपको पता है ये मोची नहीं अच्छा है, वो वाला मोची ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसके गांठ मारने में एक कला होती है, हाँ। उसके टाका मारने में एक कला होती है। हाँ, देखो आप 4 को मिलोगे तो आपको डिफरेंस कर पाओगे, इससे अच्छा उसमें गुण है। तो आपका गुण, वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो, आप कैसे अलग हो किसी और से, क्योंकि आप कुछ भी हो, आपके जैसे 10 ऑप्शन होंगे ही, राइट, आप कुछ भी हो, है ना। एब्सोल्युटली, तो तब आप कैसे अलग हो, क्या विशेष हो। हम्म, तो छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। मर्सिडीज बेच रहा हूँ तो वॉल्वो भी है हाँ, ना। मारुति बेच रहा हूँ तो Hyundai भी है। हाँ, तो आप दे रहे हो कुछ, तो उसका पैसा वसूल होना चाहिए भाई। हाँ, और पैसा ज़्यादा, उसको वैल्यू ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये जितना वो सबसे spend पहला, कर रहा है, उससे, सबसे पहला ये है। 5 रुपये खर्चा किया सामने वाले ने, उसको 10 रुपये की वैल्यू दे दी ना, खत्म हो गई बात। आप Right. 5 करोड़ तक पहुंचा दोगे। आपका ये प्रोडक्ट, ये एटीट्यूड आपको, एक्सीलेंस आपको 5 करोड़ या 100 करोड़ तक पहुंचाएगा। राइट, 5 के बदले में रुपये की भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो कोई 5 रुपये भी नहीं खर्चेगा। सही बात है। ये मोची वाले एग्जांपल से मेरे को मेरा खुद का सिनेरियो याद आ गया। एक बार मेरा शूज़ नीचे से फट गया था, वो रबर निकल गया था, तो 3 मोची की लाइन लगी हुई थी अपने रोड पे देखते जाते हैं। तो मैं पहले के पास गया तो कि ये तो नहीं होगा, कि ये चिपका ही नहीं रहेगा। मैं जैसे ही दूसरे के पास गया ना, वो कहता है कि हो जाएगा, मैं करके देता हूँ। ऐसा करूंगा कि वो दोबारा जल्दी हाँ। नहीं फटेगा। वो मुझे कहता है गुजराती में कि तुमने आउज नहीं पड़े बाचा, हो जाएगा। अरे वो उसके वर्ड देखो, कॉन्फिडेंट है। हाँ, उसके उस वर्ड में कितना कॉन्फिडेंट है। वही, उसको पता है कि उसका काम ऐसा है कि वो अब कर ही देगा। अगर किसी के अंदर मोटिवेशन का हवा भर के मैं उसको बोलूँ कि तू ऐसा कॉन्फिडेंस से बोल, पर उसकी सर्विस में ऐसा दम ही नहीं है कि उसके शब्द ये निकलेंगे, तो वो बोल ही नहीं पाएगा। राइट, जैसा कि उसने मना ही कर दिया कि ये तो नहीं होने वाला। सही बात है। सर अभी आपने जैसे बताया कि अब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मिलते हो, तो अगर नंबर्स गिन के हम बात करें तो किसी 50-100 करोड़ वाला जो बिजनेस ओनर होता है वो, या उससे छोटा जो दूसरा बिजनेस ओनर होता है वो, तो दोनों में से सोच का क्या फ़र्क होता है? सोच का कोई फर्क नहीं होता। उसके बैंक में उतने ज़्यादा पैसे पड़े हैं बस, या फिर उसकी मशीनें उतनी महंगी है बस, उसके पास लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं बस। सोच का कोई फर्क नहीं होता। वो उनकी भी कई, अब आप मानोगे, जितने ज़्यादा टर्नओवर वाले मुझे सवाल पूछते हैं ना, हाँ, उतना तो कोई नहीं पूछता ऐसा होता है। कि हम क्या करें। वो कम वाले तो पूछते ही नहीं है। सच में? वो जो कम कर रहा है ना, हाँ, उसको ज़्यादा पता है। ओके, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, उसको पता है। जो नहीं कर रहा है ना, वो सवाल लेके बैठा हुआ है। हाँ, वो सवाल ही सवाल करता रहता है, वो कंफ्यूज बैठा है। वो जो कम कर रहा है ना, वो आत्मविश्वास के साथ बैठा है। कि हो पर जाएगा। हम उसको देख रहे हैं कि ये छोटा, ये बड़ा। अंदर जाके देखता हूँ मैं बाहर से नहीं देखता। हाँ, छोटा बड़ा शायद आपको देखने से लगेगा कि वो भाई 5 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो बड़ा नहीं। मैं तो इंसान को देखता हूँ। मेरे लिए टर्नओवर मैटर ही नहीं करता। अभी मैं वहाँ पे मणिनगर में गया था, वहाँ पे एक मोची बैठता है, उसके पास 15 लोगों की टीम है। कैन यू इमेजिन? नहीं, मेरा वीडियो भी है उस 15, मेरी इस बुक में उसका एग्जाम्पल भी है। हाँ, एक मोची है, रोड पे बैठा है, 15 लोग उसके साथ बैठे हैं। एक सोल चिपका रहा है, एक टाँके का एक्सपर्ट है, एक मोजड़ी का एक्सपर्ट है। और बड़ी बड़ी जितने शोरूम है ना, हाँ, वो ऐसा बोलते हैं ना कि ये सर्विस स्टेशन में देंगे, फिर आपको 4 दिन बाद मिलेगा। हाँ। वो सारा ढगला वहाँ पे पड़ा होता है। वो रिपेयर करके देता है। अब बोलो वो क्या, वो छोटा है? नहीं है। और बड़ा है ना, वो सवाल लेके बैठा हुआ है। शायद वो बड़ा है, वो डिसीजन खुद भी नहीं लेता है, उसने बंदे रखे हुए हैं, तो क्या वो बड़ा हो गया? नहीं, सही बात है। सो
अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मुझे इंसान बड़ा है या छोटा है, वो उसके पास क्या है उससे नहीं फ़र्क पड़ता, उसके पास नॉलेज कितना, उसके पास ज्ञान कितना है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है पर सेटिस्फेक्शन है तो बहुत है। राइट। उसके पास सब कुछ है पर सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है वो। तो आप बताओ, अब कौन बड़ा कौन छोटा? जिसके पास सेटिस्फैक्शन है वही बड़ा हुआ। क्योंकि उसको तो वही चाहिए। हाँ, और तुमको लगता है कि उसको वो उसके पास रोल्स रॉय नहीं है, पर उसको तो चाहिए ही नहीं। सही बात है। हाँ एक्चुअली तो जो बेसिक है ना, वो छोटे बड़े की ही लड़ाई है। हाँ। तो मेरे को कोई फर्क नहीं लगता। इनफैक्ट छोटा जो है ना, वो उसमें तो शक्यता है बड़ा होने की। जो बड़ा है वो तो बाहर लेके बैठा हुआ है। तो जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उस पर भी वही बाहर आएगा, तो वो छोटा हो जाएगा, और कोई बड़ा होगा। हाँ। काम करने की एबिलिटीज़ में आप कभी ऐसे डिफरेंस नोटिस करते हो? लाइक जैसे एक लेवल पे कोई पहुंच गया और एक लेवल पे कोई पहुंचना चाहता है, तो सेम हंगर रहती है उनके पास आगे पहुंचने की बाद में? और देखो, मुश्किल है, ये मुश्किल है। 99 केसेस में ये होता है कि आप पहुंच गए, फिर संतुष्ट हो गए, फिर आप बैठ गए। पर आप अगर नहीं रुके, आपने अपने लिए कोई नए चैलेंज बनाए, आपने अपने लिए कुछ और ऊपर के सेट किए बेंचमार्क, तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये तो हंगर रहनी ही चाहिए। और मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं अपनी एक अचीवमेंट किसी को बार बार नहीं बताता। मुझे कंटाला आता है, सेम, मुझे नहीं अच्छा लगता। और एक बार हो गया, बोल दिया, ख़त्म हो गया, फिर वो पुराना हो गया। वो उसकी जो वाइब्रेंसी है या उसमें जो थ्रिल है वो ख़त्म हो गई। तो आपको कुछ नया चाहिए। तो मैंने इस पर कविता लिखी थी। हाँ प्लीज़ सुनाओ। कि फक्त जीतवाથી काम नहीं चाले मित्रों, जीतवानी टेव पाड़वी पड़શે। जीतने से कुछ काम नहीं होता, जीतने की आदत है ना, वो है वो इम्पोर्टेंट। हमें जीतना नहीं, हमें जीतने की आदत होनी चाहिए। तो फक्त जीतवाથી काम नहीं चाले मित्रों, जीतवानी टेव पाड़वी पड़શે। वो कैसे होगा? जीतनी जंख ना जागृत करवा, हारी हारीने મનમાંથી हारवानी बीक काढ़वी पड़શે। हारने का डर खत्म कर दो, राइट। वो पहला स्टेप है। उसके लिए हारना पड़ेगा, बहुत बार हारना पड़ेगा। तो जीतनी जंख ना जागृत करवा, हारी हारीने મનમાંથી हारवानी बीक काढ़वी पड़શે। સપના પૂરા કરવા માટે જાગવું પડશે, અને કોઈને હરાવવા માટે નહીં, ખુદને આગળ રાખવા માટે ભાગવું પડશે। वाओ। किसी को हराने के लिए भाग रहे हो तो वो छोटी रेस है। हाँ। पर खुद आप खुद के लिए भाग रहे हो, खुद हाँ। आप बेस्ट हो, उससे भी अच्छे हो, उससे भी अच्छे हो, उसके लिए भाग रहे हो, वो अल्टीमेट। किसी से अच्छे हो गए तो बैठना नहीं है। आपको हर रोज आपका अच्छा वर्जन ढूंढना होगा। राइट। आपने ये कर लिया, अब और क्या कर सकते हो, आपको वो ढूंढना होगा। हम लोग ऐसा टीम में एक रखते हैं कि, और पर्सनली भी ये चीज़ होल्ड करते हैं कि कुछ टारगेट या कोई अचीवमेंट अनलॉक हो गया, पहुंच गए वहाँ तक, आधा दिन एक दिन बहुत है, सेलिब्रेट कर लिया, कुछ भी कर लिया, पर नेक्स्ट डे वही कि जहाँ थे हम वहीं पे, कि दिस इज़ आवर न्यू ज़ीरो, ये हमारा नया लेवल है कि अभी हम यहीं पे वापस, कि वही मेंटालिटी के साथ फिर नेक्स्ट डे फिर से काम करना है कि इससे आगे अब और कैसे जाए। बैठने नहीं देते दिमाग में, कि एक लर्नर्स माइंडसेट जो बोलते हैं ना, ये मुश्किल है, बहुत कम लोगों में होता है। एग्जाम्पल अपने दें तो अभी जो अमिताभ बच्चन है वो अभी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ अचीव कर लिया है, फिर भी वो कर रहे हैं। रीज़न यही है कि बेटर बनना है। और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो बॉलीवुड में कोई नहीं कर पाएगा। राइट। क्योंकि उतने साल में उस एज पे पहुंच के करके दिखाने वाली बात है। आज कर पाओगे पर 80 ईयर में आप कर पाओगे? दिमाग हिल जाता है लोगों का। राइट। तो सर जैसे इतने सारे आप, वही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बिजनेस के अराउंड काफ़ी ज़्यादा है, ब्रांडिंग के अराउंड है। तो किसी कंज्यूमर के दिमाग से अगर सोचा जाए तो एक ब्रांड को लॉन्ग टर्म वे में ज़्यादा यादगार या किसी कंज्यूमर के दिमाग में फिट बिठाने के लिए किसी ब्रांड को क्या करना पड़ेगा? एक तो प्रोडक्ट और सर्विस तो आपने कहा ही, तो सिर्फ वही चीज़ रिपीट ऑन रिपीट। देखो, ब्रांड क्या बोलते हैं जिसको, वो वैसा था वैसा है और इम्प्रूव हुआ, वो ब्रांड है। ठीक है।
तो वैल्यू जो आप दे रहे हो, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, आप उसमें 19-20 नहीं चलता। अगर आपको अपनी ब्रांड बनानी है, कोई यादगार ब्रांड बननी है ना, तो वो आपको एक तो आपकी जो स्टोरी है ना, वो कंसिस्टेंसी एक जैसा बेस्ट वो आपको बने रहना होगा। राइट। वो सबसे बड़ा वही फैक्टर है, कंसिस्टेंसी। जब आप अपने परफॉर्म नहीं कर पाए या आपकी प्रोडक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो हट जाएगी मार्केट में से। राइट। और अगर कोई सेम लेवल का प्रोडक्ट या सर्विस देने वाला आ गया, क्लाइंट लॉयल रहता है। हमारा एक बेसिक, अगर बोले ना, हम कुछ कर रहे हैं, हमें वैल्यू मिल रही है, तो आप लॉयल हो, ठीक है। बेसिक आम तौर पे ये होता है, ठीक है। पर उसके साथ में क्या होता है कि अब प्रोडक्ट इतने सारे हैं कि आपकी सेम आपका जो टारगेट ग्रुप है, टीजी है, उसमें सेम टारगेट ग्रुप में काफ़ी सारे प्रोडक्ट थ्रू हो रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इवन दो अगर आपने एक ब्रांड क्रिएट कर ली है, तो आपको रिकॉल वैल्यू भी चाहिए, लोगों को याद आ पा रहे हो, आप दिख रहे हो, फिर वो एक रेस में आपको जाना ही पड़ेगा। आप अच्छा बना रहे हो पर नज़र नहीं आ रहे हो तो नहीं चलेगा। राइट। आप देखो डाबर लाल, अभी दोबारा उन्होंने अपनी रिवाइव करके दोबारा से नई एड्स बनाई। हाँ, दोबारा से उसका सेल बूस्ट हो ही गया होगा, मैं लिख के देता हूँ। तो आप अच्छा कर रहे हो लेकिन दिखते भी रहो। अब आपको वो तय करना है कि मैं कैसा दिखूंगा, मेरा एड कैसा होगा, मेरा कैंपेन कैसा होगा, वो आपकी ब्रांड को सूट कर रहा है या नहीं। तो ये अब आपके प्रोडक्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, पर आपकी ब्रांड को सूट करे ऐसा कैंपेन कौन होगा, प्रमोटर कौन होगा। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो पूरा ब्रांड की वैल्यू पे वो इम्पैक्ट करता है। तो आगे की आपकी सोच इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि अब मुझे किस लेवल पे काम करना है, अब मेरा क्या स्टेप होगा जो मेरी ब्रांड को आगे लेके जाएगा। एक स्टेप होता है कि प्रोडक्ट डेवलप करना, उसके बाद होता है कि उसके लिए कैंपेन करना, है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था सर कि क्या इमोशंस ब्रांड बनाते हैं या सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी? इमोशन तो सॉलिड ब्रांड बनाते हैं। हाँ, इमोशन जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो कुछ मीठा हो जाए, तो वो क्या है? इमोशन है। इमोशन है, हाँ, ठीक है। अब वो क्या किसी ने लिखा है? ये तो हम बोलते ही थे, हाँ, है ना। हम अगर कुछ अच्छा प्रसंग है तो हम बोलते ही थे कि कुछ मीठा हो जाए। हाँ, और वही सेम टू सेम किसी ने कनेक्ट कर दिया। तो इंडिया में हम लोग क्या है, हम लोग बहुत इमोशनल प्रजा है। हाँ, तो इमोशनली अगर आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को आप टच करवाते हो तो वो बहुत गहरा असर छोड़ती है। राइट। आप देखो इम्पैक्टफुल कैंपेन या फिर जो याद रह गए ऐसे कैंपेन, वो इमोशनली ड्रिवन ज़्यादा होता है। या तो आज अगर कोई कपड़े बेच रहा है, जैसे कोई साड़ी की शॉप हो गई, कोई फर्नीचर की शॉप हो गई, तो उनके लिए तो ये चीज़ कैसे काम में आएगी? इमोशनल ब्रांडिंग वहाँ पे काम नहीं आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? कैसे? साड़ी के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, कल्चर है वो, हमारी धरोहर भी है। एक बेटी के लिए उसकी माँ की साड़ी कितनी अहमियत रखती है, आप उसकी वैल्यू नहीं कर सकते। हाँ, है ना। तो कपड़ा तो बहुत ज़्यादा इमोशन। आपको याद है जब विलासराव देशमुख वो गुजर गए, है ना, वो उनका नाम नहीं आ रहा मुझे, जो एक्टर है उनके पिताजी, ये अपने रितेश देशमुख, उनके पिताजी गुजर गए। तो उसने एक ऐसी सेल्फी पोस्ट की थी कि उसके पिता की शर्ट जो है वो हैंगर में है, और वो शर्ट का जो हाथ है वो ऐसे झप्पी देने की मुद्रा में है। उसकी शर्ट थी वो उनके पिताजी की, राइट, है ना। वो काफ़ी वायरल हुआ था। वो कोई ऐड नहीं थी, वो कोई कमर्शियल फोटो भी नहीं था, उसमें कुछ कमर्शियल नहीं था, पर एक इमोशनल बॉन्डिंग थी वहाँ पे। वो जो मुझे याद आया, उसके पिता की शर्ट थी वो। तो कपड़ा आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी ने प्रोडक्ट और सर्विस इतनी अच्छी बना दी, पर अगर वो एक इमोशनल लेवल पे लोगों से कनेक्ट करना भूल जाता है या छूट जाता है उससे, तो 1.5, 6, 7, 8 साल बाद कोई दूसरा जो बेटर कनेक्ट कर पा रहा है वो
गिरा देगा उसको, आगे निकल जाएगा उससे। देखो, सर्विस या प्रोडक्ट उसको कंज्यूमर यूज़ करता है और उसको सेटिस्फेक्शन होता है, उसमें इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। ओके। वो अच्छा नहीं है, पर आप इमोशनल कनेक्ट मारे जा रहे हो, घुसाड़े जा रहे हो, ऐड बनाए जा रहे हो, कोई नहीं लेगा। ले भी लेगा तो रिपीट नहीं लेगा, रिपीट नहीं करेगा अगर वो बेस्ट नहीं होगी तो। राइट। ये जो चर्चा है वो एक चीज़ है जो बेस्ट है। हाँ। अब उसको और बेहतर ढंग से लोगों को कैसे याद कराया जाए, याद रखवाया जाए, ठीक है। तो पहला बेसिक रूल तो थंब रूल ये है कि भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ट तो होना ही चाहिए। तो ही आप अगर उसके लिए कोई कैंपेन कर रहे हो तो वो मैक्सिमम जो उसका रिजल्ट है वो मिलेगा। राइट। प्रोडक्ट नहीं है अच्छा तो कैंपेन अच्छा होगा तो एक बार शायद कोई लेगा, दोबारा नहीं लेगा। ट्रू। तो पहले तो बेस्ट प्रोडक्ट पे काम करो, उसके बाद कैंपेन 19-20 होगा तो भी चल जाता है। प्रोडक्ट 19-20 नहीं चलती है। सच बात है। किसी का धंधा छोटा बड़ा वो तो मेरे दिमाग से हट ही गया। वो तो मैं आपने निकाल ही समझा देता हूँ दिया है। जिसके पास छोटा बड़ा कुछ नहीं। तो कोई विजन कैसे बड़ा बनाएगा अपना ऐसे? ओके। आपका विजन जैसे धीरे धीरे शेप हुआ टाइम के साथ, आपको पता चलता गया कि आप क्या कर रहे हो, आप सही जगह पे अपॉर्चुनिटी देख के आप ग्रैब कर रहे थे, तो वो विजन बड़ा कैसे बना? अगर कोई मैं बिजनेस में घुस रहा हूँ तो देखो, कई बार क्या होता है कि विज़न जो होता है ना, विज़न कैसा है या नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि आप कैसे इंसान हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप कैसे संस्कारों के साथ बड़े हुए हो, ज़िंदगी में आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं, आपने क्या क्या देखा है। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस से एक बंदा बनता है, फिर उसके विज़न वैसे बनते हैं, ठीक है। राइट। अब उसके बाद ऐसा होता है कि कई बार आपको आगे का विज़न दिखाने के लिए किसी की हेल्प भी लेनी हो सकती है कि आप शायद आप उतना दूर तक नहीं देख पा रहे हो, पर कोई देख पाता है, तो आप उससे परामर्श कर लो, उसकी सलाह ले लो। वो आपके परिवार का भी कोई हो सकता है, आपकी टीम का भी कोई हो सकता है। पर कोई अगर बन के बैठा हुआ है कि मैं विज़न इम्प्रूव करके देता हूँ, तो उसके पास मत जाओ। 1 लाख रुपए में एक विजन ले लो, ऐसा नहीं, वो बिजनेस नहीं। ढूंढो, तलाशो। हाँ। कि ये बहुत सॉफ्ट स्किल है, ये बहुत सॉफ्ट स्किल है। और जितनी सॉफ्ट स्किल होती है ना, उसको डेवलप करना उतना ही पेचीदा होता है। और अभी क्या है कि मार्केट में सबको पता है कि ये लोग खरीदने के लिए आतुर हैं या पैसा खर्च रहे हैं, तो लोग वो बन जाते हैं कि हाँ मैं बेचता हूँ, मैं देता हूँ, भले आता है या नहीं आता, मैं वो देता हूँ। तो विजन नहीं है, कोई बात नहीं, पर कम से कम सही गलत की दृष्टि तो रखनी चाहिए। रखो। वो दृष्टि ही काम करती है, आपकी दृष्टि आपका विजन बनाती है। तो पहले दृष्टि डेवलप करो, आपका विजन अच्छा हो जाएगा। कोई सर मुझे समझाओ कि इसमें क्लैरिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? कि एक तो मेरी दृष्टि बना ली है मैंने, पर अगर मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है, पर इस चीज़ में फिर मैं किसी भी कंपनी शुरू करने से पहले क्लैरिटी लाइफ में सफल होने के लिए क्लैरिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है ना, उतना आप टू द पॉइंट होते हो, स्पेसिफिक होते हो। जितनी क्लैरिटी ज़्यादा, उतने आपके एफर्ट टू द पॉइंट शार्प होते हैं। जितनी क्लैरिटी कम, उतने ज़्यादा एफर्ट होते हैं, उतना वेग होता है सब कुछ। राइट। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब क्लैरिटी कैसे आएगी? क्लैरिटी आती है डिसीजन लेने से, और वो खुद के डिसीजन लेने से, कि चाहे फिर वो गलत हो। हाँ, किसी के कहने से किया क्लैरिटी कुछ नहीं आने वाली। फिर दोबारा फिर उसको पूछने जाना पड़ेगा। हाँ, कि हाँ वो कर लिया, अब क्या करूं? सही बात है। हाँ। तो क्लैरिटी आती है डिसीजन लेने से। डिसीजन लेने का आत्मविश्वास पैदा हो जाए अंदर, ऑनरशिप से। जितनी ज़्यादा बंदा ना अपने कामों की ऑनरशिप लेता है, वो उतना क्लियर होता है। ठीक हुआ तो मेरी गलती, गलत हुआ तो मेरी गलती।
फायदा हुआ तो वो मेरा, नुकसान हुआ तो मेरा। मैं खड़ा हूँ ना, सीना तान के खड़ा हूँ ना, क्या हो जाएगा? खत्म हो गई, क्लैरिटी चालू हो जाएगी। सही बात है। वाह, मज़ा आ रहा है बहुत मुझे। अब उसके बाद सर आता है कि ब्रांड पोजीशनिंग, अगर आप समझा पाओ तो क्या होती है ब्रांड पोजीशनिंग? बिल्कुल बड़ी बात है ये पोजीशनिंग। क्लैरिटी भी आ गई, मेरी नीयत भी साफ है, मुझे इंटेंशन पता चल गया मेरा। देखो, ब्रांड पोजीशनिंग कैसे हो? हर एक चीज़ की एक पोजीशन है, छोटी बड़ी अच्छी खराब, हर चीज़ की एक पोजीशन है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी पोजीशनिंग कहाँ पे है, मैं किस सेगमेंट में घुसना चाहता हूँ, या फिर मैं कहाँ पे चलूँगा, मेरी प्रोडक्ट कहाँ पे चलेगी, मेरी सर्विस किसके लिए है। जितना मुझे उस पोजीशनिंग के बारे में क्लियर पता होगा ना, उतनी ही मेरी सर्विस इंप्रूव होती जाएगी, उतनी ही मेरी प्रोडक्ट मैं बेटर करता जाऊँगा। मैं कल को सोचूं मैं उसके लिए बनाऊँगा, नहीं उसके लिए बनाऊँगा, नहीं उसके लिए, कुछ नहीं होगा, वहीं खड़ा रहूँगा। अब पोजीशनिंग बेटर करने के लिए सबसे पहले तो भ्रमित नहीं होना है। किसी और की पोजीशनिंग देख के, किसी और के रिजल्ट देख के भ्रमित नहीं होना है। किसी की पोजीशनिंग में आप घुसोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपकी पोजीशन क्या है वो ढूंढनी है। जैसे कि मेरी पोजीशनिंग मुझे पता है, और वो क्लैरिटी, मेरी बात किसको समझ में आती है मुझे पता है। तो हो सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी पोजीशनिंग आज तक मुझे यहाँ पर लेके आई है। हो सकता है कि किसी और की पोजीशनिंग उसको मेरे से 10 गुना आगे ले गई हो, पर मुझे वो देख के भ्रमित नहीं होना है। वो मैं नहीं हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, अब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप कंटेंट बना रहे हो, आपकी जो भी कंटेंट है आपके स्वभाव के अनुरूप है, आपके ज्ञान के अनुरूप है, और आप बना रहे हो। जितने आपके कंटेंट स्पेसिफिक होंगे, जितने आपके मीनिंगफुल कंटेंट होंगे, ओरिजिनल होंगे, उतना कम वीडियो चलेगा, उतना कम शेयर होगा, उतना आपको शुरुआत में बेस ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। राइट, ठीक है। कोई आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट की बातें कर रहा है, वो स्कल्पचर की बातें कर रहा है, स्ट्रक्चर की बातें कर रहा है, वो मास अपीलिंग नहीं है। राइट। और कोई पति पत्नी जोक बना रहे हैं, वो तो 30 दिन वाली तुम्हारी बात, 30 दिन में वो 100 के फॉलोवर पे पहुंच जाएंगे। और जो आर्किटेक्ट की बात कर रहा है या किसी स्पेसिफिक स्किल की बात कर रहा है, वो क्या देख के ऐसा सोचेगा कि नहीं मैं भी, छोड़ो यार ये सब, अरे चलो किताब लाओ एक जोक की, चल तू ये डायलॉग बोल, मैं ये डायलॉग बोलता हूँ, चालू करो, और उसको सफलता मिलेगी भी। पर आप वो नहीं हो। हमें सेंस ऑफ सक्सेस कब आता है? जब आपकी पोजीशनिंग में आप सफल होते हो। मैं ये हूँ और मुझे यही करना था और मैं उसमें सफल हुआ। कोई और कर रहा था, वो कर रहा था, वो पाके भी खुशी नहीं होगी। राइट, क्योंकि अंदर से आप वो थे ही नहीं। है ना? आप अगर टोटली मैं समझ गया, 1 लाख रुपए आपने कमाए हैं और 1 करोड़ की लॉटरी जीती है, किस में ज्यादा खुशी होगी? खुद ने कमाया उसमें। वैसे तो 1 करोड़ की लॉटरी में भी एक बार हो जाएगी, पर फिर विजन की अगर बात करें तो बोला ठीक है रखो 1 करोड़ में कमा लूंगा। वो बोलेगा यार ये तो करोड़ रुपए का बंदा है। राइट। इसको ब्रांड पोजीशनिंग बोलते हैं। वो मुझे क्लैरिटी नहीं थी पहले, अब मुझे पता चला, क्योंकि मेरा खुद का एग्जांपल ऐसा है। मैं पिछले एक पॉडकास्ट में भी जो गेस्ट थे उनको मैंने कहा था कि वो जो गेस्ट थे ना, मैं उनको पहले कॉपी करके कंटेंट बनाता था, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं नहीं हूँ। और उससे मुझे उसका वो जो है ना, मैं वो भ्रम में था कि मैं ये करूँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। पर फिर मैंने जब खुद का कंटेंट डालना शुरू किया कि ये मैं हूँ, ये मैं इंसान हूँ, तब मेरे दिमाग में एक चेंज आया, जो मैंने नोटिस किया कि मुझे मेरी ऑडियंस मिल जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि पर मैं जो हूँ मुझे वो ही बताना है। आपकी लाइफ के हर एक्शन में आप झलकने चाहिए। आपका सिग्नेचर, आपके फुटप्रिंट, आपका ऑरा, आपका अनुभव, आप उसमें दिखने चाहिए। ये बुक जो है, अब ये बुक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। अब बिजनेस पे अगर कोई बुक लिखने की सोच रहा है तो आमतौर पे वो क्या करेगा? सफल बिजनेसमैन, जाने माने बिजनेसमैन को पकड़ के इंटरव्यू करेगा, राइट, और उसके किस्से लिख देगा और स्टोरी बना के उसमें एक ही आइडियल आदर्श बिजनेस। अब जब मुझे भी एक बुक लिखनी थी तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे लिए बिजनेस से उससे क्या सीखने को मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो कितना बड़ा है, कितने स्केल पे है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरी बुक के अंदर कोई रोड पे बैठा है वो मोची है, कोई दर्जी है,
ठीक है, कोई पानी पूरी बेच रही है लड़की, वैसे लोगों से क्या सीखा जा सकता है, राइट, वो मैंने बुक में लिखा है। और ये बुक की मतलब 8 बार ये पब्लिश हो चुकी है। मतलब मैंने, अब कई लोग मुझे फ़ोन करते कि पाजी हमने किताब लिखी, बिक नहीं रही है। हाँ मैंने बेचने के लिए नहीं लिखी थी, हाँ, मुझे कुछ देना था और कुछ अच्छा देना था, जो जिसमें लगे कि ये पाजी ने दिया है, ये मैंने लिखा है। अगर मैं दूं तो क्या दूं, राइट, अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं। जो सब लिख रहे हैं मैं वो लिख देता, तो शायद इतनी सफलता भी नहीं मिलती और उतना मुझे उसका प्राउड भी नहीं होता। सही बात है। और ये केस बन गया, कह रहे यार अनजान लोगों के बिजनेस के आइडिया और ये बेस्ट सेलर बन गई। तो आपकी पोजीशनिंग कहाँ पे है वो आप ढूंढो, राइट, आपकी मेहनत से आपको पता चल जाएगा। जितनी ज़्यादा आप समय दोगे, हार नहीं मानोगे, जितनी ज़्यादा देर तक वो हार न मानने का दौर लंबा चलेगा ना, उतने जबरदस्त महान याद रहने वाले आप बंदे बनोगे। राइट, छोटी मोटी हार से डर गए, नहीं या फिर जल्दी सफलता मिल गई, वो लोग भुला दिए जाते हैं। जितने भी महान लोग जो सदियों तक याद रखे जाते हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, तो वो अमर हो जाते हैं। राइट। अब मेरे को ये पब्लिशर ने ऐसा बोला कि पाजी आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तब भी ये किताब छपती रहेगी, ये आपने ऐसा लिख दिया है। तब बताओ कि मेरे को जिंदगी में कितना बड़ा सेंस ऑफ सक्सेस हुआ होगा कि क्या बात है, ये मैंने किया। इसीलिए तो किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट से भी वही हो एक्चुअली, कि किसी ने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था एक बार, तब मैंने सेम चीज़ कही थी कि मैं ना रहूँ ना तो भी अगर कोई किसी प्रॉब्लम से लाइफ में गुजर रहा हो ना, और वो गूगल करेगा तब तो इंटरनेट ही होगा, तो पहला वीडियो मेरा आ जाना चाहिए कि भाई इससे हेल्प हो जाएगी आपकी, किसी भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो कि दिस थिंग विल हेल्प यू, यही चाहिए। अब जैसे कि पोजीशनिंग की बात हो रही है, मैंने जब ये वीडियोस बनाना शुरू किया तो अच्छा कंटेंट था, बहुत अच्छा था, वीडियोस वायरल हो रहे थे, पर फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे थे। हर बार वीडियो वायरल होने पे मुझे लगता था कि आज तो 5-10 हज़ार फॉलोवर बढ़ ही जाएंगे, तो 25 लोग भी नहीं बढ़ रहे थे। और ये जो दौर था वो लगभग 1.5-2 साल चला, क्योंकि 2013-14 से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। और मैं लगातार अपने सारे दिन के काम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद बहुत सारा समय दे रहा था कि मुझे कंटेंट आज क्या बनाना है। और मेरी फैमिली मुझे देख रही थी कि भाई लगे हुए हैं ये। और एक पॉइंट ऐसा आया कि 2,500-3 हज़ार फॉलोवर थे और मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा बोल दिया कि ये क्या कर रहे हो, इसको बंद करो, नहीं ये नहीं होने वाला। आप समझते क्या हो, आप कोई आरजे हो, कोई 20-22 साल का कोई लड़का है, आप कोई नौजवान हो, या कोई खूबसूरत कोई लड़की हो आप जिसके फॉलोअर बढ़ जाएंगे, या कोई जोक मार रहे हो आप, कर क्या रहे हो आप, इसको बंद करो, ये कुछ नहीं होने वाला। और मैं लगा हुआ था वही डायरेक्शन में, मेरे को क्या करना चाहिए उसी डायरेक्शन में। मैंने उनको बोला कि ठीक है बात सही है आपकी, पर मुझे ठीक है चलो 6 महीने अलाउ करो, 6 मंथ मुझे दे दो। अगर 6 महीने में मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाया तो मैं ये वीडियो बनाने का तो मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं मान लूँगा कि मेरे से नहीं होगा। और उसके बाद वही एनर्जी, वही हर रोज एफर्ट सेम, और चीज़ें बदलने लगी। सेम हुआ था सर मेरे साथ भी, सेम। एक डेडलाइन मैंने अपने आप को दे दी थी और मैंने सोच लिया था कि यहाँ तक नहीं होगा तो मैं मान लूँगा कि शायद नहीं होगा, पर वो डेडलाइन से काफ़ी पहले वो चीज़ हो गई। और उसके पीछे के जो 3 साल थे वो बहुत टफ थे, क्योंकि वही ताने सुनने को मिलते थे कि क्या कर रहा है, वीडियो बना रहे हैं, समझ नहीं पड़ रहा है, यही सब था। अब मैं थोड़ा क्या राजा लगूंगा, अब क्या करें, कॉफ़ी पीते पीते बात करूंगा, एक्सपर्ट लगूंगा अब मैं। तो सर थोड़ा गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझाओ कि, क्योंकि आगे काफ़ी क्वेश्चंस मेरे ऐसे हैं कि जो एक्चुअली लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दे पाए हम, या डायरेक्ट वे में किसी की मदद हो सके। तो एक ब्रांड का वॉइस और वाइब सेट करने के लिए कोई ऐसे फ्रेमवर्क होता है?
कोई भी ब्रांड है, ठीक है, वो आप उसको महान कैसे गिनते हो, कब गिनते हो? मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ब्रांड है ना, जब लोगों को ऐसा लगे ना कि ये मेरी ब्रांड है, उसका लोगो दिखे, मतलब ये मेरी जगह है, ये वहाँ तक पहुँचना है। कोई भी ब्रांड हो, वो कपड़ा हो, लाइफस्टाइल की हो, वो बस आपको वहाँ तक पहुँचना है कि लोगों को, आपके कंज्यूमर को लगे कि ये मेरी ब्रांड है, बनाई आपने है, आपकी है। पर ये कितना, मतलब आपने चित्र पूरा बदल दिया। राइट। तो ये आसान नहीं है कि आप कर रहे थे, आप उससे कमा रहे हो और लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, हाँ। और उसके अंदर ये भावना आ रही है कि ये मेरा है। तो उसके अंदर जब किसी को क्यों लगता है कि ये मेरा है, उसका कंसर्न, उसके बारे में सोचा गया है। उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को डेवलप करते समय उसको यूज़ करने वाले के बारे में सोचा गया है। राइट। तो जिस ब्रांड ने अपने कंज्यूमर के बारे में जितना ज़्यादा सोचा, हाँ, उतनी वो बेहतर, उतनी वो बड़ी, उतनी वो 100, 200, 300 साल तक टिकने वाली ब्रांड बनी। राइट। मतलब दूसरों के बारे में सोच के काम करना एक आपको Consumer. अच्छी वॉइस देगा। कंज्यूमर के बारे में सोच के काम करना है। सर, जो छोटे शहरों में या गांव से बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ग्राउंड लेवल फॉर्मूला होता है? देखो, अभी फिलहाल तो ऐसा है ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं ना, हाँ। वो उनको जल्दी सफलता मिल रही है। कैसे? या क्योंकि वो रॉ है, हाँ। लोग थक गए। हाँ। ऐसा सिटी वाला और पैकेज्ड कंटेंट देख के लोग थक गए। तो अभी जितना रॉ आ रहा है ना, वो उतना वायरल हो रहा है। राइट। तो वन अप है फिलहाल। अगर कोई गांव में रह रहा है और उसको कुछ करना है, तो उसके लिए अच्छा माहौल है। हाँ। पर हाँ, अब उसको उसके परिवेश के अनुरूप प्रोडक्ट या सर्विस बनानी होगी। अगर गांव में बेच रहे हो, अगर आप कोई कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, या कुछ अपैरल है, तो उसमें वहाँ की प्रादेशिक छटा उसके अंदर है, उसकी स्टाइल उसके अंदर है ना। जितना आप ओरिजिनल रॉ चीज़ें, परंपरागत चीज़ें ला रहे हो और आप गांव से ला रहे हो, तो क्योंकि अब कोई बैरियर ही नहीं है। पहले ऐसा था कि बंदे सिटी में गए क्योंकि सिटी में ग्राहक थे। हाँ। अब ग्राहक जहाँ भी है, आपको तो मोबाइल पे वो अवेलेबल है। हाँ। आपको अब सिटी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो तो घटना ही ख़त्म हो गई कि आप शहर में बैठे हो या गांव में बैठे हो, बस आपने अपना प्रोडक्ट सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी पहुंचा दिया और उसके पास UPI है, उसने पेमेंट कर दिया, आपने डिलीवरी कर दी, बात खत्म। तब तो शहरों से लोग गाँव में जा रहे हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें अब जैसे, तो फुटफॉल बढ़ाने के लिए किसी कंपनी या ब्रांड को क्या करना चाहिए अगर हम ऑनलाइन भूल ही जाते हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फुटफॉल के बेसिस पे चलते हैं, तो उसमें कैसी चीज़ें मैटर करती है? मेरा ऐसा मानना है कि एक बैलेंस होना चाहिए। ऑनलाइन सेलिंग और ऑफलाइन सेलिंग, एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब आप सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे हो, है ना, तो चाहे वो दिन के 1000 पार्सल जा रहे हैं, पर वो 3-4 महीने के बाद उसमें ब्रेक आ जाएगा। समय बदल जाएगा, फैशन बदल जाएगा, ट्रेंड बदल जाएगा, या फिर आपकी तरह बेचने वाले लोग आ जाएंगे। और अभी लोग ये फेस कर रहे हैं। अभी देखो, जो 2 साल पहले या 1 साल पहले ऑनलाइन सेलिंग पे जो धूम मचा रहे थे, वो उतना धूम अभी नहीं मच रही है। सही बात है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन बेचने वाले कम थे, अभी बेचने वाले बहुत बढ़ गए हैं, और आने वाले 6 महीने में हर कोई ऑनलाइन बेच रहा होगा। राइट। ठीक है, तो आपको वो बैलेंस करना है। आप ऑनलाइन पे भी फोकस करो और ऑफलाइन पे भी फोकस करो। कस्टमर आपके वहाँ भी आना चाहिए। और फुटफॉल कैसे बढ़ाया जाए, इसको कोई डिकोड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। फुटफॉल बनाने के लिए आपको जो सही लगे, आपको लगता है कि मेरे कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली ये ऑफर हो सकती है या कोई स्कीम हो सकती है, वो सारा कुछ करो। या डिस्काउंट दो, गिव अवे करो, वर्कशॉप करो, कोई भी ऐसा काम जिससे आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं।
आपके प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, वो रेगुलर करते रहो। बस कुछ 10 चीज़ करोगे, एक आधी चीज़ क्लिक हो जाएगी, तो वो आपको रेगुलर करते रहना है। राइट। उससे मेरा फॉलोअप ये दिमाग में बन रहा था कि इंटेंशनली कोई धंधा वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर सकता है। कोई भी धंधा हो, वर्ड ऑफ माउथ तो उसमें उसी से क्रिएट होता है। क्योंकि आपको आपकी प्रोडक्ट किसी ने यूज़ करी, उसको अच्छी लगी, तो आप उसके बारे में बोलोगे ही, ठीक है। और ख़राब लगी तो ज़रूर बोलोगे, है ना। जनरली क्या होता है, अच्छा लगे तो शायद कोई ना भी बोले, पर अगर ख़राब लगी तो आप तो बताओगे ही बताओगे। 10 लोगों को बताओगे कि वहाँ तो मत ही जाना। सही बात है। बहुत खराब एक्सपीरियंस था। हाँ। तो वर्ड ऑफ माउथ तो जब तक ये धरती है, सृष्टि है, तब तक वर्ड ऑफ माउथ तो रहने ही वाला है बिजनेस के साथ। हाँ। और पर यह है कि आप जितना अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट नहीं, आप अगर ऑफलाइन बेच रहे हो तो आपके स्टोर पे कोई आ रहा है फिजिकल, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव उससे बात कर रहा है ना, तो वो एक्सपीरियंस लेके जा रहा है। तो आपने कैसे बात करी, आपने उसको कैसा रिस्पॉन्स दिया, आपके उसकी क्वेरी का आपने कितना सॉल्यूशन दिया, प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, आपने उसको कैसे अटेंड किया, आपके जो स्टाफ है कितने वो ग्रूम्ड हैं, कितने वेल बिहेव्ड हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। Right. आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है पर आपका स्टाफ जो है वो इतना ग्रूम्ड नहीं है, उसको इतना बातचीत करने की नहीं समझ में आ रही है, तो वो एक्सपीरियंस में फ़र्क पड़ता है। राइट। और अभी क्या है कि लोग अगर फिजिकली कहीं पे जा रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस लेने जा रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑफलाइन सेल पे भी फोकस करना है तो एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। कई जगह पे कैसा होता है, अब देखो ब्रांड की बात करते हैं। हाँ। अब अगर कोई भी बंदा स्टारबक्स में जाता है ना, तो बोलने से डरता है कि कैसे बात करूं उसके साथ। हाँ। और वही बंदा अगर वो किसी छोटे से आउटलेट पे किसी के पास जाता है तो वहाँ पे वो स्टाफ डर रहा होता है। हाँ सही बात है। ये कस्टमर कुछ पूछ ना ले कि इसमें यही क्या है बताओ, तो क्या करूँ अब। सही बात है। तो आपके यहाँ जो आ रहा है उसको अटेंड कर सके आप, क्योंकि आप एक पोजीशनिंग करके बैठे हो, आप एक लेवल के ग्राहक को इनवाइट कर रहे हो, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। राइट। अगर आप घर पे कोई प्रसंग रखते हो, शादी रखते हैं या किसी को हमने बुलाया है खाने पे, तो हम देखते हैं ना कि जो सर्विंग होंगे हाँ, उन्होंने क्या पहना होगा, राइट, कैसे वेल बिहेव्ड होंगे, तो उस पर पैसा खर्च करते हैं। हाँ, तो पैसा खर्च करना पड़ता है। रेस्टोरेंट के रिव्यूज में यही सबसे ज़्यादा मैं कॉमन चीज़ देखता हूँ कि खाना बहुत अच्छा था पर स्टाफ का बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं था, इसलिए मैं शायद नहीं जाऊँगा दूसरी बार। बिल्कुल। हम बोलते हैं ना, हम कोई भी कस्टमर आज बोल देता है कि हाँ 200 रुपये की कॉफ़ी होती है क्या। यार आप कॉफ़ी पीने नहीं गए हो, आप एक्सपीरियंस करने गए हो। आप वहाँ पे बैठ के बातें करने गए हो, कॉफ़ी पीने नहीं। कोई मरा नहीं जा रहा है कॉफ़ी पी बिना। राइट। तो आपको जितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आप उसके वहाँ पे बार बार जाते हो। सर किसी भी ब्रांड के लिए या प्रोडक्ट के लिए उसकी प्राइस बढ़ाना और वैल्यू देना किस पॉइंट पे जस्टिफाई होता है? सिंपल है। अहमदाबाद के अंदर अगर मुझे कैफ़े करना है, अब मेरा भाड़ा 1 लाख रुपए है, ठीक है। स्टाफ की सैलरी वैलरी करके 1.5 लाख तब खर्चा, 50,000 रुपये मेरे से स्टाफ का खर्चा है, 20,000 रुपये मेरा लाइट और एसी का खर्चा है, ठीक है। मोटा मोटा 2 लाख रुपए का खर्चा है मेरा। तो वो कॉस्टिंग में जाएगा ना। अब ये कैसे मैं किसी को सलाह दे दूं, या कैसे कोई कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि अहमदाबाद के अंदर कोई कैफ़े में जाए, वो वहाँ पे एसी भी चलवाए, ठीक है, और वो बोले कि 10 रुपये की चाय दे दो या 20 रुपये की कॉफ़ी दे दो। वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो आपको कॉस्टिंग बैलेंस करनी है। हाँ। रोड पे टपरी खोली है, वहाँ पे 10 रुपये की मिलती ही है। सही बात है। तो सीधा है, सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा तो 10 रुपये का, प्रोडक्ट प्लस एक्सपीरियंस मिलेगा तो 100 रुपये की। गॉट इट। और अब नए हो आप, तो आपकी स्ट्रेटेजी होती है, भाई मैं नया हूँ तो मैं क्या करूँगा, कुछ पीरियड तक जब लोगों को मुझे इनवाइट करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लोग आए, तो मैं मेरा प्रॉफिट कम करूँगा, लॉस में तो मैं नहीं जाऊँगा। गॉट इट। तो जाना भी नहीं है। हाँ। आपको कुछ देर तक अपना मार्केटिंग
में एक्सपेंस बढ़ाना है थोड़ा सा, आपको फुटफॉल के लिए थोड़े से एक्सरसाइज करनी है और वो भी लॉस में नहीं जाना है, तो कुछ टाइम तक आपको ये करना है। और अगर आपने सही जगह पे सही चीज़ खोली है तो मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने एकदम पूर्ता समय है जब आपको देख लेना है। उसके बाद तो टर्न आउट होने ही लगेगा। आप कहीं पे भी कुछ भी खोल के बैठे हो, 2-3 महीने में आपके पास आपके कस्टमर आने ही लगेंगे, लगने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो सब कुछ प्रॉब्लम है, उसको डिकोड करना पड़ेगा। राइट। ये क्योंकि मैं सर नोटिस करता हूँ कि जो भी बिजनेस या तो स्टैग्नेंट हो गया है, एक लाइन पे आ गया है, बढ़ नहीं रहा, या तो लॉस कर रहा है, तो वो बिजनेसेस ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, किसी भी फाउंडर को या बिजनेस जिसने एस्टेब्लिश किया है उसको ये लाइन पता होती है, होनी ही चाहिए कि मेरे इस जगह के इस धंधे की लिमिट क्या है। अगर मैंने कहीं किसी जगह पे कोई स्टोर किया है तो मुझे पता है कि इसका स्टोर जो है पर मंथ 5 लाख या 10 लाख करेगा। हाँ। ये इसकी अपर लिमिट है, ख़त्म। ये सारे टेबल भरे रहेंगे तो भी इतना ही करेगा। तो मेरे को उस अकॉर्डिंगली मेरे प्लान तैयार होने चाहिए। अब मेरे को अगर 20 लाख का टर्नओवर करना है तो मेरे को और 2 ब्रांच करनी है। राइट। ठीक है। और अब आपने पूछा कि भाई लोग एक्सपेंस करते जाते हैं, राइट? एक्सपेंस करते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट इतने डिस्काउंट में डाल देते हैं ये सोच के कि अब ये बिकेगा, अब ये ज़्यादा बिकेगा, अब ये ज़्यादा बिकेगा। डालो ना, डालो। आप डालो, पर मैंने बोला ना कि आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। राइट। 1 महीना ना, रोज कई बार देखते हो ना आपके भी पिज़्ज़ा फ्री में खिला रहे हैं। हाँ। अब वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वीक में एक ही बार वो फ्री में खिला रहे हैं, बाकी नहीं, फ्री में नहीं करना चाहिए। आप कई ब्रांड ऐसा, कुछ ब्रांड ऐसा कर रही हैं भाई पिज़्ज़ा फ्री में, पर वो कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो पिज़्ज़ा फ्री दे के वो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, लाइन लग रही है, वो एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, वो स्टोरी दिखा के वो लोग अपनी दूसरी ब्रांच बेचेंगे। उधर तो एक दिन के बाद वो तो स्ट्रगल ही करता रहेगा फ्रेंचाइजी। हाँ। फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। क्या अहमदाबाद वाले या राजकोट वाले या सूरत वाले हम लोग भुक्खड़ हैं क्या? हम लोग क्या मुफ्त का खाने बैठे क्या? है कि नहीं? सही बात है। तो मैं तो उसका विरोध करता हूँ। ना या भाई नहीं। आप क्यों ऐसा मानते हो कि भी फ्री में दोगे और फ्री में एक्टर करना है? और वो वैसे होते हैं जो फ्री का सुन के लाइन में लग गया, आपका वो सेगमेंट नहीं है, आपका वो कस्टमर नहीं है, वो कल नहीं आएगा। राइट। आज आया फ्री में आया है। हाँ, फ्री में खाने और उसको जानने वाले लोग ये बोले और कहाँ फ्री में मिल रहा है। हाँ। वर्ड ऑफ माउथ क्या बना कि आज वहाँ फ्री में मिला था, कल वहाँ पे फ्री में मिलने वाला है, तुम्हारे वहाँ पे कल नहीं मिलने वाला है, तो कल नहीं आएंगे कस्टमर। राइट। तो फ्री में नहीं, एक रिस्पेक्टफुल डिस्काउंट, एक रिस्पेक्टफुल ऑफर, वो समझ में आ रही है तो ठीक है, और जिसको समझ में आ रही है वो आके ले लेगा। राइट। सबसे बड़ी गलती बिजनेसेस सर क्या करते हैं कि अगर मैं एक मुकाम तक पहुंच गया, उसके बाद आपने नोटिस किया है कि भाई यहाँ पे इसने ये एरर करना अब शुरू कर दिया हो कि आप गलती कर रहे हो अब? जो बंदा खुद डिसीजन लेके किसी भी मुकाम तक पहुंचा है तो गुंजाइश बहुत कम है कि उस मुकाम तक पहुंच के वो गलतियां करना शुरू करेगा। एक्सीडेंटली अगर किसी को सक्सेस मिल गई है तो वो गलतियां श्योरली करेगा। राइट। बिल्कुल 110% वो करेगा, क्योंकि उसको उसमें उसके एफर्ट नहीं है, उसमें उसके ख्यालात नहीं है, उसके लिए उसने सोचा नहीं है। आप कैसे गलती कर दोगे? आप मतलब इतनी मेहनत करके आप 10 कदम ऊपर चढ़े थे, तो आप कैसे गलती कर दोगे? कई बार ईगो सर पे चढ़ जाता है। कैलकुलेटिव रिस्क ये हो सकता है। अगर उस बंदे ने गलती की तो उसने हिसाब किताब के साथ गलती की। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी रिलायंस ग्रुप जो है अपने मुकेश भाई अंबानी, उन्होंने एक टॉय की जो है वो फ्रेंचाइजी ली हुई है, हैमले करके, शायद मैंने सही अगर प्रोनाउंस किया हो तो। हैमलीज। अब वो श्यामल 4 रास्ते पे वो ब्रांड थी, वो बंद हो गई, कई और जगह पे बंद हुई। ठीक है, तो क्या मुकेश अंबानी को पता नहीं चलता है कि उससे गलती मानी जाएगी? वो बहुत ऊंचा कर गया, पर वो सब कुछ जैसे, पर वो खिलौने नहीं बेच पाए। उनको वो पोसाता है, वो गलती करना पोसाता है। क्या 100 स्टोर बंद हो जाएंगे, उनको वो परवड़ता है। उनका वो उनकी गेम अलग है।
उनके लॉस का हिसाब किताब अलग है। Right. मेरे को नहीं परवड़ता है, मैं ऐसी गलती करूं, मेरे को परवड़ती तब तक सही है। 10 रुपए का लॉस ठीक है, 100 रुपए का लॉस ठीक है, हाँ, फिर 1000 तक जाएंगे आपको तो कितना लॉस पोसाता है उस पे है। और आपको अगर नहीं पोसाता है तो वो लॉस नहीं करने का। समझ गया। आप जैसे किसी लोकल बिजनेस को देखते हो तो मैं श्योर हूँ कि आपको आइडिया आ जाता होगा कि ये स्केल करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा आपको पता चल जाता है जब भी आप किसी को मिलने जाते हो तो आपको आइडिया आ ही जाता होगा बिल्कुल कि स्केल करेगा नहीं करेगा। बिल्कुल। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? किन दोनों में? कि ये एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है और ये स्केल नहीं करेगा। अब इस पॉइंट पे इंसान में फ़र्क होता है या उसके एक्चुअल धंधे में कुछ आप कोई चीज़ नोटिस करते हो? देखो किसी भी बिजनेस को आप स्केल अप कर सकते हो, ठीक है। वो नहीं हो पा रहा है, उनका विज़न नहीं होता, या फिर वो नई चीज़ों को, नए टूल यूज़ करने में इतने ओपन नहीं होते हैं, तो वो नहीं स्केल कर पाते हैं। डायरेक्ट किसी भी देखो, एक्स बिजनेस को स्केल अप करने के ये तरीके हैं, XYZ, और कुछ को स्केल अप करने के डायरेक्ट नहीं पता है कि क्या तरीका है, पर कुछ कुछ करो, राइट, तो पता सामने से अपॉर्चुनिटी आएगी तो स्केल अप होगा। तो मैंने जो ये देखा है ना कि स्केल अप नहीं कर पाते हैं, वो लोग एडप्टिव इतने होते नहीं हैं राइट। नए टेक्नोलॉजी को या नए ज़माने को लेकर। वो बैठे होते हैं, उनके सामने होता है, उनको बोला जा रहा होता है कि ये करो ये करो, पर वो नहीं करते, उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है। ये मैंने नोटिस किया है। अडेप्टेबिलिटी नहीं होती बिल्कुल भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने एग्रेसिव होते हैं, इतने अडेप्टिव होते हैं, नए आइडियाज़ को रूल आउट करने के लिए इतने आतुर होते हैं, इतने तत्पर होते हैं कि स्केल अप नहीं होने वाला बिजनेस भी स्केल अप करके दिखा देते हैं। राइट। तो फिर अब बताओ कि स्केल अप करने का कौन सा मंत्र हुआ? ऑब्सेशन। हाँ, कि करना है तो करना है, वही हुआ। सर, तो बिजनेस हम लोग भी ऐसा मानते हैं इंटरनली कि सिस्टम्स पे काम करता है पूरा का पूरा। तो कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो सिस्टम बेस्ड बन सकता है क्या? इफ़ यस, तो सिस्टम बनाने की कोई, या तो फिर कोई 3 सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? मैं इसका जवाब दूंगा, पर वो जो स्केल अप वाला सवाल था ना, उस पर एक पॉइंट मुझे याद आया। हाँ प्लीज़। हर एक लेवल पे पहुंचने के बाद है ना, कुछ नए डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, किसी ने बंदा किसी स्केल तक पहुंचा दिया पर उससे आगे वो नहीं ले जा पा रहा है। ठीक है, तो या तो वो नए लोगों से नहीं मिल रहा है, या उसको ये अवेयरनेस नहीं है कि मेरे से अच्छा और कोई सोच सकता है, तो उसको नए टैलेंट को लाना पड़ेगा। मैं ये प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जितने भी पारंपरिक बिजनेस हैं, हाँ, जो परिवारों के अंदर चल रहे हैं, वो इसमें फंसे हुए हैं। क्यों नए लोगों को, हाँ, नई सोच के लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहे भाई हैं? अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा सर्विस है, एक दो ब्रांड 2 भाई मिलके चला रहे हैं या चाचा भतीजा मिलके चला रहे हैं। अब उससे आगे मुझे दिखता है कि उसमें पोटेंशियल है, पर उसको आगे टीम ही एक्सपांड नहीं करनी आती। एक लेवल पे जाके आपको टीम एक्सपांड करनी पड़ती है। राइट। आपको CEO CFO जैसे लोगों को लाना पड़ता है, हाँ, जिसने आपसे ज़्यादा कुछ देखा हुआ हो। उसको लिबर्टी देनी पड़ती है, उसको अथॉरिटी देनी पड़ती है, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये लोगों को क्या लगता है कि उनको ये समझ में ही नहीं आता है ना, हाँ सब कुछ हम ही कर लेंगे। हाँ, यही लगता है। तो वो नहीं होता स्केल अप। और जो लोग ये समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, टीम एक्सपांड करते हैं, नए लोगों को लाते हैं, उनको लिबर्टी देते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं, उनके साथ ग्रो करते हैं, वो बड़ी कंपनी बन जाते हैं। राइट। सर, कमिंग टू वही नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम्स वाला पूरा का पूरा। हाँ, कि आपके हिसाब से कौन से सिस्टम्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए? देखो, छोटा बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो वो बंदा खुद कर रहा होता है, खुद ही कर रहा होता है, अकेला होता है, उसने सोचा कि मुझे ये करना है, वो कर रहा है। अब एक बंदे को एक बिजनेस को करने के लिए 4-5 टास्क होते हैं। भाई चीज़ बनानी है, भाई चीज़ बेचनी है,
ठीक है, भाई इन्वेंट्री लानी है, ठीक है, इस ऐसे सारे काम वो खुद ही कर रहा होता है। पर वो एक्चुअली में जब बिजनेस बड़ा होता है तो अलग अलग उसके वो डिवीज़न बन जाते हैं। राइट। अगर मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करूँ या चेन ऑफ रेस्टोरेंट या कैफ़े की बात करूँ तो उसमें एक होती है ऑपरेशन टीम, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि भाई हमने अलग अलग ब्रांचेस खोल दी हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन कैसे होंगे। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक ब्रांच खोल दी, अब मुझे नहीं जाना हर जगह पे, तब मैं वो सिस्टम क्रिएट करूँगा कि भी हमारे बिजनेस हमारी प्रोडक्ट कैसे बनती है, उसकी SOPs बनाऊँगा। तो सबसे पहले SOP बनती है कि मैंने कुछ चीज़ बना दी, वो कैसे बनती है, उसका फॉर्मूला, उसकी SOP, उसकी मेथड। अब मैं वो SOP सबको सिखा दूंगा। अब ऑपरेशन की टीम रख दूंगा, ऑपरेशन वाला जा के देख रहा है, सिखा रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है, टीम बढ़ रही है तो HR वाला HR का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं ब्रांचेस खोल रहा हूँ तो बिजनेस डेवलपमेंट वाला ब्रांचेस खोल रहा है, राइट, ठीक है। और बिजनेस बढ़ाना है तो इन्वेस्टर को भी मैं ले आया, राइट। तो ऐसे करके बिजनेस बड़ा होता है। पर वो जो मेन जो एक बंदा है ना, हाँ, वो उसको सब कुछ आता था, हाँ, वो क्या करता है, अपना फोकस कुछ कुछ चीज़ों पर रखता है, कंटिन्यूसली रखता है कि भाई प्रोडक्ट बनाना था वो तो अब बना रहे हैं लोग, हाँ, उसमें लोड नहीं है। हाँ, अब एक्सपांसन पे मेरा फोकस है, तो एक्सपांसन पे ध्यान देगा, ब्रांडिंग पे ध्यान देगा, राइट, ठीक है। उसको ब्रांड क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट बन गई, हाँ, तो वैसे वो अपना फोकस डेवलप करेगा, हाँ, और SOP बनाएगा, सिस्टम बनाएगा। और सिस्टम मतलब क्या, काम करने के लिए लोग, हाँ, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक लोग, स्पेसिफिक टैलेंट, उसके पैसे जो खर्चा करना है वो, तो उसको कहते हैं सिस्टम। राइट, गॉट इट। लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा आई थिंक समझना, क्योंकि यहाँ पे वही जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं ना। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे को एक क्लाइंट मिला मेरा, वो चाहता है कि हर गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में उसकी ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है। और हमने उसके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उसको 500 इंक्वायरी आ गई फ्रेंचाइजी की, ओह, ठीक है। हाँ, सीधी फ्रेंचाइजी इंक्वायरी opportunity, हमको हाँ, करना ही है। हाँ, उसके पास कोई मॉडल ही नहीं है। अब उसने वो घबरा गया वो कि अब मैं क्या करूं। अब उसने ही मुझे बताया, मैंने उसको समझा, मैंने कहा ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी ब्रांच आप ब्रांचेस खोलो, और आप ये भी चाहते हो कि 1, 2, 2.5, 3 लाख आपको कोई फ्रेंचाइजी फीस दे, आपको कोई रॉयल्टी दे, तो मेरे को ये तो बताओ कि आपकी ऑपरेशन टीम में कितने लोग हैं। तो क्या वो मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मार्केटिंग में कौन है, ब्रांडिंग में कौन है, HR में कौन है, कितने लोग हैं, मतलब कोई आउटलेट खोलना है तो वहाँ पे देखेगा कौन जाके, तो वो तो मैं ही जाऊँगा। मैंने कहा आपके पास लोग कोई नहीं है, और आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कोई फ्रेंचाइजी फी, किस बेस पे आप सोच कैसे सकते हो, राइट, कि मेरे को कोई 5 लाख रुपए दे दे। क्या ब्रांड आपकी क्रिएट हो गई है? हाँ, पहले 50-100 आउटलेट खोल के दिखाओ, हाँ, फिर बोलो कि भी मेरी ये फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख है, कोई 10 लाख भी देगा। आपने खोला नहीं है। अब फिर मैंने उसको डिकोड करके उसकी बात सुन के एक मॉडल दे दिया कि देख भाई, तुझको 100 शाखा तेरी हो जाएगी, पर तू ये कर। अब उसके दिमाग में ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि उनको खुद से करने की आदत है, उसको उसके हिसाब से करना है। अब हम एज ए कंसल्टेंट या फिर एज ए मेंटोर हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम उसको घसीड़ के तो नहीं ले जा सकते। राइट, तुझे आना ही पड़ेगा, राइट, तुझे सफल होके दिखाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, नहीं, उसको खुद ही देखना पड़ेगा वो। सही बात है। हमारे भी जो मेंटोर है वो हमें ये बोलते हैं कि मैं आपको थाली परोस के तो नहीं दे सकता, कि ये पक्का बता दूंगा कि कैसे लगानी है। वो मेंटोर की धीरज है, वो मेंटोर की धीरज है। तो ये है। तो अभी देखो, हमें नाम नहीं देना, पर पिछले एक साल पहले एक अपनी लोकल ब्रांड की बहुत धज्जियाँ उड़ी कि भाई इसने तो स्टोर खोल दिए पर कोई चला नहीं। मैं समझ गया शायद अब किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, सेम इश्यू था। हाँ, उसने जहाँ जहाँ उसकी ऑपरेशन टीम पहुँच ही नहीं पा रही थी, वहाँ स्टोर खोल दिए। ना प्रोडक्ट का ठिकाना है, क्या बन रहा है कुछ नहीं पता है, SOP फॉलो हो रही है नहीं, कुछ नहीं पता है। वो कैलॉप्स हो गई, वो मतलब गिर गया पूरा, अब दिख भी नहीं रहा कहीं पे। तो एक्सपांसन जो है, आपको उसको लेके आपका फुटप्रिंट आपके पास तैयार होना चाहिए। जो ये बड़ी ब्रांड बनते हैं उनका विज़न क्लियर होता है, right. कि भाई पहले मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि एक ब्रांच की
फिर 3-4 साल वो खुद चलाई, एक्सपांसन उसके बाद किया, और 40 ब्रांचेस, 80 ब्रांचेस, 100 ब्रांचेस तक की। अब मेरा एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट भी नहीं थी और उसने 80 ब्रांच खोल दी थी। वाओ, 80 ब्रांच उसने खोल दी थी, उसकी वेबसाइट भी नहीं थी, और वो बंदा किसी रेस्टोरेंट में वेटर था। वाओ, क्या बात है। अब बताओ क्या उसको सिखाने का है? उसको क्या सिखाने का बाकी होगा? कर ही लिया है। हाँ, या बाप रे। आपको आपकी कस्टमर, आपके प्रोडक्ट के बारे में जितना क्लियर पता होगा, सारे सिस्टम गेम आपको पता होगी कि क्या करना है। आपको कोई सिस्टम नहीं पता है, जितनी मर्जी आप हवाबाजी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। सर ये ब्रांड थी क्या? वो सिर्फ पढ़ के बताओ। है ये ब्रांड थी क्या जिसकी आप बात कर रहे थे? ये इसका गेम अलग है। वो तुझे क्यों नहीं याद है? उसका रिकॉल इतना भी खत्म हो गया कि मुझे याद है यार। उसके कैलॉप्स की बात करी तो भी तुझे वो याद नहीं आया? नहीं, बाद में बात करेंगे उससे। ला, मैं तेरे को लिख के देता हूँ। तुझे जल्द एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा। ओह यस 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 यस, पता चला। यस। अब इसके हाँ 25 फ्रेंचाइजी इकट्ठा होके मेरे पास आए कि बाजी हमको ये बेच देना है, तो आप बहुत सारे लोगों को मिलते हो, हमको कोई इन्वेस्टर से कनेक्ट करवा दो, हमको मिलना है आपसे। मैंने कहा ठीक है चलो, शायद मेरे इन्वॉल्व होने से कुछ बात बने, तो मैंने उनको मिलने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा ठीक है, इस ही के स्टोर पे मिलेंगे, राइट, तुम लोग बता दो कहाँ पे मिलना है। परफेक्ट। तो वो लोग पहुँच गए, मैं वहाँ पे गया। अब उनका कहना था कि ये हमने फ्रेंचाइजी ली और फंस गए, तो कोई अगर इसको ले ले तो हम ये 20-25 लोग इकट्ठे हैं, हम सब बेच देना चाहते हैं। तो कोई क्यों लेगा? सही बात है, कोई क्यों लेगा? चल नहीं रहा कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये ब्रांड अगर फिर से रिवाइव, मतलब कोई क्यों किसी के फटे में पैर डालेगा? क्यों किसी को इतना वो है कि इसको अब मैं बड़ा करके दिखा दूँ, चला के दिखा दूँ? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा उसने फ्रेंचाइजी देते समय कुछ नहीं सोचा, राइट, पर तुमसे लेते समय कौन सा बेवकूफ़ होगा जो कुछ नहीं सोचेगा? राइट, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे हम बैठे हैं, इस बंदे ने यहाँ पे कैफे खोला है, हाँ, वो बाजू में सार्वजनिक शौचालय है, हाँ, यहाँ पे मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा है, सही बात है, ये लोकेशन ही गड़बड़ है। ठीक है, तो तुमने भी ये नहीं सोचा, उसने तो नहीं सोचा। हाँ, या पर ये देने वाले नहीं क्या सोचा। एक्सपीरियंस लेगा यहाँ पे? मेरे से तो बैठा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, और मैं किसको बोल दूँ कि इनसे ले लो भाई, इनका उद्धार करवा दो? सही बात है कि नहीं? मैंने कहा जो भी लेगा वो ये सारा कुछ चेक करेगा। हाँ, तो तुम्हारा जो इस ब्रांड की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, खुद की ब्रांड क्रिएट करो, और फिर पहले तो इस ब्रांड से मुक्ति हासिल कर लो, क्योंकि वो अब धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि रीसर्फेस हो वापस। देखो नॉट द ब्रांड, बेसिक है ना, धंधा कैलॉप्स होता है ना, तो ज़्यादातर केसेस में ना नियत फेलियर होता है ना, तो नियत जो होती है ना वो बहुत मायने रखती है। राइट, आपकी नियत अच्छी है, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, बहुत कम चांसेस है कि आपको सफलता ना मिले, या बहुत कम चांसेस है आपको फेलियर हो। आपकी नियत साफ होनी चाहिए। राइट, वो बेसिक है, वो हर धंधे में चाहिए। सर वापस आते हैं अपने टॉपिक्स पे। आपको लगता है क्या करंट एज में हर किसी बिजनेस ओनर को एक मीडिया कंपनी के जैसे भी एक्ट करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए? हाँ, मीडिया कंपनी, रील्स बनाना, वीडियोस डालना, देखो फोटोज डालना, अभी ना मीडिया मतलब सोशल मीडिया आज की तारीख में, क्योंकि इम्पैक्ट, आप किसी को बड़ा कैसे मानोगे? उसके इम्पैक्ट से, ठीक है, या फिर उसमें पब्लिश होने पे कितनी वैल्यू मिली उससे, राइट, ठीक है। तो आज की तारीख में 2023
2025 में हम बैठे हैं, न्यूज़पेपर उसका इम्पैक्ट जो है वो खो चुका है। कोई भी एडवर्टाइज़र अपना ऐड उसमें देगा तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा उसको पता है। एक फ्रंट पेज ऐड या हाफ क्वार्टर पेज ऐड वो 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख में होती है, ठीक है। उसमें क्या इम्पैक्ट मिलेगा? और एक वीडियो अगर वो खुद बनाता है तो वो फ्री में बन जाता है। सही बात है। और इम्पैक्ट दुनिया भर का है। हाँ, ठीक है। वहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा। हाँ, यहाँ पे सारा डेटा आपके पास है। हाँ, एंगेजमेंट का, किस किस ने कहाँ पे देखा, एज, लोकेशन, सारा कुछ मिल रहा है। ठीक है। तो आज की तारीख में मीडिया मतलब सोशल मीडिया, आज न्यूज़पेपर वाले या टीवी चैनल वाले अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल के दिखा रहे हैं हम भी हैं। हाँ, क्या सोशल मीडिया पे है, उसका सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ। एक जमाना था जब मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता था कि हमारा न्यूज़पेपर में फोटो छपा। राइट। आज मैटर ऑफ प्रेस्टीज है कि उसने मेरा पॉडकास्ट किया, राइट, या मेरी ये रील वायरल हुई, या उस पेज पे मेरा फीचर हुआ। तो मीडिया मतलब कि अब सोशल मीडिया हो चुका है। जो चौथी जागीर या चौथा स्तंभ पिलर बोलते थे ना, आज की तारीख में वो बन चुका है। राइट। तो उस पे होना वो मैंडेटरी है। राइट। अगर आपको क्या लगता है ये जो शार्क टैंक जो हो रहा है, हाँ, उसमें ये जो भी बैठे हैं, कोई अपना चश्मा बेच रहे हैं, बेचने वाले हैं, कोई अपना स्पीकर बेचने वाले हैं, कोई शादी वाले हैं, ये क्यों सामने आके बैठ गए? वो खुद की ऐड कर रहे हैं। राइट। वो खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। राइट। उसको देख के तो सीखो। फैक्ट है ये तो, जो लोग मिस कर जाते हैं। किसी को फंड देने बैठे क्या? उनकी तो आंखें चमक जाती किसी का फायदे वाला बिजनेस देख के। हाँ, किसी का फेलियर वाला बिजनेस देख के तो वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राइट। उनकी तो फायदा देख के आंखें चमक रही हैं। और फंड तो पहले से करते ही आ रहे हैं। वहाँ ही कर रहे हैं। हाँ। ताकत है तो जो लॉस कर रहा है उसका करके दिखाओ। राइट। अब खुद बना रहे हैं चश्मा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम क्या नया कर रहे हो, मेरे को ये बता तू क्या नया कर रहा है। अरे भाई साहब, चश्मा बना रहे हो आप, आपने कुछ अद्भुत बना दिया होता। तो बेसिकली वो लोग सामने आके बैठ गए। तो आज की तारीख में बिजनेस कर रहे हो तो आपको फ्रंट में आना पड़ेगा होगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये कर कौन रहा है। लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी है और ये जनरेशन सीखना चाहती है। अभी जो जनरेशन है ना, वो फाउंडर से सीखना चाहती है। राइट। और कस्टमर डायरेक्ट कनेक्ट भी होना चाहता है। तो आपको ये सोशल मीडिया कर देता है। अब आनंद महिंद्रा क्यों ट्वीट करते रहते हैं बैठे बैठे? राइट। क्यों? उनको क्या जरूरत है? स्कॉर्पियो तो बिक्री उनकी जोरदार, थार बिक्री उनकी जोरदार, पर वो बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं। और वो भी एफर्टलेस, ट्रेंडिंग टॉपिक ही पकड़ते हैं। बात तो सही है। उनसे वो भी सीखना है हाँ। कि एफर्ट नहीं करना है। किसी ने अच्छा किया तो थार दे दो गिफ्ट में, भगवान बना देते हैं लोग। अरे वाह वाह, इनके जैसा तो कोई नहीं। सही बात ये है। सीखना है। हाँ, वो सीखने की जरूरत है कि भाई आओ यहाँ पे, ये जरूरी है। अगर आप अभी बिजनेस कर रहे हो तो ये तो करो। मेरा तो ये अभी मिशन है कि आप अपने बिजनेस के इन्फ्लुएंसर बनो। मैं तो सिखा रहा हूँ ये। हाँ। मैं तो लोगों को मिल मिल के सिखा रहा हूँ कि कहीं नहीं जाना है, वीडियो मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, हाँ। और बन जाओ इन्फ्लुएंसर। सही बात है, बनना ही चाहिए। उसके बिना तो इस एज में तो मुश्किल ही है बहुत ज़्यादा सक्सीड करना उसके बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ज़माने में टीवी पे ऐड अपनी चलवाते थे, वो भी बड़ी कंपनियां, और उसका स्लॉट कितना महंगा होता था। आपको आपका चैनल मिल गया यार, आपका चैनल हर 2400 घंटे आपका खुद का चैनल, जो अपलोड करना है करो, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना है बोलो। राइट। तो ऐसा एडवांटेज कौन सी जनरेशन को था? हाँ, किसी के पास नहीं, पहले तो था ही नहीं, अभी आया। ऐसा प्रिविलेज किसको मिला? तो मतलब बिजनेस करने के लिए इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है? क्या आपने अपने प्रोडक्ट को कहीं पहुंचाना है, आपने एक वीडियो या एक पोस्टर पोस्ट किया, आपकी अगर है फॉलोइंग तो आप डायरेक्ट पहुंच गए, अगर नहीं फॉलोइंग है तो बूस्ट कर दिया, सीधा आप पहुंच गए वहां पे। 1 सेकंड लगता है। कब ऐसा था? राइट। सही बात है। और सीधा यूपीआई पेमेंट हो जाता है। हाँ। मतलब कितना क्विक। जब मतलब न्यूज़पेपर में तो वो छपता, तब तक तो आप 1000 ऑर्डर लेके बैठे होते हो। हाँ। पोस्ट किया, धड़ाधड़ ऑर्डर चालू हुए होते हैं। हाँ। तो इसका एडवांटेज लेना है, और अब नहीं तो कब? राइट। कोई मिस्टेक ऐसे लोग करते हैं क्या ब्रांडिंग करते वक्त? करते हैं बिल्कुल करते हैं। क्या क्या होती है वो? देखो, जो नहीं है वो कमिट कर देना। राइट। जो आपके पास है ही नहीं है, आपने वो बोला, या फिर आपको
आपको ज़्यादा रीच लेने के लिए या वायरल होने के लिए आपने कुछ ऐसा किया जो आपको शोभा नहीं देता, राइट, या आपके ब्रांड को या आपके पर्सोना को या प्रोडक्ट को या आपके सेगमेंट को सूट नहीं करता, राइट, आपने वो कर दिया। हाँ, आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। तो सोशल मीडिया रातों रात बना भी देता है और गिरा भी देता है। तो अवेयरनेस रखनी है, इसको यूज़ करना है, ये आपको यूज़ करे ऐसे नहीं करना है। मीडिया आपको ना यूज़ करे, आप उसको यूज़ करो एज ए टूल। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि भाई वायरल तो सब कुछ हो जाएगा, तो कपड़े नहीं उतार देने मुझे, है कि सही नहीं? बात है, हाँ, सही बात है। सो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या हो, कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हो, आपकी डिग्निटी बनी रहे। आपका कंटेंट देख के हंसी आ जाए भले, पर आप हास्य के पात्र नहीं बन जाने चाहिए। राइट, 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 राइट। आपका कंटेंट देख के किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, हाँ, पर हास्य के पात्र नहीं बन जाना है। आपने उनको देखा है, वो सिंग तेल बेचते हैं एक भाई? देखा है, बहुत बढ़िया होता है, वो इंस्पिरेशन है। हाँ, एग्जैक्टली। उस बंदे को मैं तो घूमता रहता हूँ, गुजरात में काफ़ी सारा, मिलो आप रूरल उनसे? में भी मैं जाता हूँ, बात होती रहती है, रूरल में भी जाता हूँ। उसको हमने देखा है, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो बंदा बैठा अकेला अकेला वीडियो बना रहा था, कुछ भी कर रहा था, कुछ भी एफर्ट कर रहा था, फिर कुछ क्लिक हुआ, पहुँच गया वो। तो आज मैं जाता हूँ, मतलब तेल निकल रहा है, घानी लगी हुई है, उसका कॉम्पिटिटर है, पर वो उसको रिस्पेक्ट करता है। हमारी इंडस्ट्री को उसने रिस्पेक्ट दिलाया है। अब इसकी जो ये कमाई है ना, वो उसकी ब्रांड है। राइट, उसका कॉम्पिटिटर है, पर उसको श्रद्धा से देखता है, उसको रिस्पेक्ट से देखता है कि वो वाला है ना, वो ये तो जोरदार है, तो वो उसने वो कमाया है। सर, मैं सपोज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शायद मुझे इस चीज़ का आंसर ऑलरेडी पता है कि आप क्या बोलोगे, हम कब से बात कर रहे हैं, पर ब्रांडिंग या सेल्स, पहले किस चीज़ में हमें मास्टरी ले आनी चाहिए? क्योंकि बहुत ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार, मैं पहले मेरी ब्रांडिंग सही कर लूँ, प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसे कर लूँ, ये कर लूँ, कि इसके बाद मैं सेल्स पे फोकस करूँगा। और कुछ जो ऐसे होते हैं वो जो सीधा यही सोच के बैठे होंगे कि ये कैसा, चाहे भी कैसा दिखता हो मेरा प्रोडक्ट, पर मैं सेल लेके आ जाऊँगा पहले एक बार। बिजनेस शुरू करने के लिए एक्सपर्टीज सबसे ज़रूरी है। आप कितने एक्सपर्ट हो, राइट। ब्रांडिंग, मार्केटिंग वो बाद में आता है। आप उस चीज़ के, उस सर्विस के या उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट कितने हो। मतलब मान लो कि मेरे को रेस्टोरेंट करना है, हाँ, मैं शेफ़ हूँ, मुझे मतलब मेरे एक रेस्टोरेंट अपनी चीज़ों के लिए, अपनी डिशेस के लिए जाना जाता है, तो मेरी मास्टरी उसमें कितनी है, राइट, किसी फूड आइटम बनाने में मेरी कितनी दिलचस्पी है, कितना नॉलेज है। मैं अगर टेलर हूँ तो मेरी कैंची और मेरी सुई धागा में कैसे पिरो सकता हूँ, मैं कैसा, मैं आर्टिस्ट हूँ मैं, वो मेन है। ये सारा तो बाद का है। दर्जी हूँ तो मुझे कैसे कपड़े सिलने आते हैं, हाँ, बाद में कपड़ा लेगा कोई, अपैरल खरीदेगा, उसको ब्रांड से कोई मतलब नहीं, वो बाद में आता है। तो पहले तो अगर आप ये सोचने बैठ गए कि मैं ये ब्रांडिंग करूँ या मार्केटिंग करूँ, मतलब कि आपके पास इतना प्रिविलेज है, आपको बिजनेस करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब क्यों? क्योंकि जिसको मतलब बिजनेस करना है ना, उसको बिजनेस किए बिना मतलब वो रह चैन नहीं पा पड़ता। हाँ, या तो उसकी, अब वो उसकी आवक का जो साधन है ना, वो कुछ उसको करना है। अब मैं क्या करूं, ठीक है, तो अब मैं पहले ब्रांडिंग करने जाऊं, मार्केटिंग करने जाऊं, या जो आता है बना के भाई ये ले खा ले और मुझे 10 रुपये दे दे। पहले तो बेसिक से शुरू करोगे ना। हाँ, तो ये है, शुरुआत में आपको ये सब झमेले में पड़ना ही नहीं है कि मैं मार्केटिंग करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा, कुछ करूंगा। क्या दोगे, क्या, और उस चीज़ में दोगे, कोई क्यों लेगा? कितने वो एक्सपर्ट हो, क्यों कोई लेगा? मैंने पजामे बेचे हैं। आपने एक्चुअली? यस। क्या बात है। और हम जब सेल करते थे तो हर पर डे 1-1 लाख रुपए का हमारा सेल होता था। वाओ। तो वाओ। आज भी लोग याद करते हैं हाँ। कि यार 5 साल पहना लेडीज अपैरल आइटम थी वो, पर बोले वो फटता ही नहीं है, ना कलर जा रहा है, और पहना हुआ इतना अच्छा लगता है। तो ये याद रहा। क्यों याद रहा? क्योंकि वो प्रोडक्ट
उसके कारण याद रहा। Right. मैंने बहुत अच्छा लोगो बनाया था, हाँ उसलिए नहीं याद रहा। सही बात है, प्रोडक्ट अच्छा था मेरा, प्रोडक्ट अच्छा टॉप था। नॉच था। तो अगर शुरू कर रहे हो हाँ तो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, हम्म अगर आप एक मतलब कोई व्यवसाय है आपका, डॉक्टर हो या सीए हो या एडवोकेट हो, तो आपका ज्ञान उस पर फोकस करना है, नाम तो बन ही जाएगा। राइट अगर मैं आपको दावा करता हूँ मैं बिना नाम का बिजनेस शुरू करूँ, है ना, आपके स्टूडियो के बाहर मैं एक चाय का ठेला लगा के खड़ा हो जाऊँ बिना नाम का, पर आप चाय 10 बहुत बढ़िया दिन बेच के रहे हो। बाद पाजी की चाय फेमस हो जाएगी। राइट मैंने तो बोर्ड भी नहीं लगाया, हाँ पर क्या नाम बनेगा, पाजी की चाय, ब्रांड बन गई, हाँ हो गया खत्म, नाम भी तय हो गया। अब पहले ही नाम तय करना है कि रशियन नाम लूँ या फ्रेंच नाम लूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। राइट राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सोशल मीडिया से थोड़ा हटके है। आपको राज शमानी पता है? हाँ राज शमानी एक ऐसे पॉडकास्टर है, कैसे इंडिया के बहुत फेमस, Okay. पर वो बिजनेसेस भी बहुत सारे देखते हैं। तो उनका एक बिजनेस है जो सिर्फ टियर 2-3 सिटीज़ में चलता है, जादूगर नाम का। वो सोप बेचते हैं, जो कपड़े धोने का सोप, वॉशिंग पाउडर, वो सब बेचते हैं। तो एक वैसे लेवल का ऑफलाइन बिजनेस चलाने का वो क्या स्ट्रैटेजी होता है? वैसे लेवल का ऑफलाइन, ये क्योंकि इनका जो ये ब्रांड है जादूगर, वो कहीं पे भी दिखता नहीं है सोशल मीडिया या इंटरनेट पे, वो सिर्फ वहीं पे बेच रहे हैं। तो अगर किसी को बिना सोशल मीडिया के अगर एक ब्रांड बनानी हो, तो उसने सोशल मीडिया के कारण बनाई ना। कैसे? उसने कैसे, वो या तो उसको देखो, उसका या तो कोई लिंक ही नहीं है, उसके सोशल मीडिया से उसका कोई लिंक ही नहीं है, नहीं है ना, कोई लिंक नहीं है। हाँ, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ उसको नेटवर्क पता होगा, वो साबुन कहाँ पे बिक सकता है, वो सेगमेंट उसको पता होगा। राइट। जादूगर नाम का वो कहीं पे ऐड नहीं करता, तो पूरा अलग ही सेगमेंट है। तो अब वो ही करना है, ठीक है। मेरे को तो आश्चर्य वो है कि उसने क्यों नहीं लिया सहारा, और हमको पता कैसे चल गया अगर उसने नहीं लिया सहारा तो। राइट। तो उसने उसकी ब्रांड सोशल प्रेजेंस का अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो हमको पता कैसे चल गया कि उसकी ये ब्रांड है। कहीं से तो ये बात बाहर निकली, कहीं से भी जहाँ जहाँ गया उसको ये पता चला ही कि उसकी कि ये brand कौन। है। हाँ हर देखो ऑन ग्राउंड शायद उसने इस बात को ऐसे समझो कि पॉजिटिव पाजी ने साबुन बेचा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को पता है पॉजिटिव पाजी कौन है। राइट। पॉजिटिव पाजी ने चाहे ऐड नहीं की, हाँ, पर उसको पता है कि आप कौन हो। हाँ, गॉट इट। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे तो मेरा जो नाम या और मेरे पास आया इन्वेस्टर, हाँ, मैं उसको ग्रूम कर रहा हूँ, मैं उसको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि तू ऐसे कर दे। तो पर्दे के पीछे रह के इस तरह से काम होता है, पर्दे के सामने रह के भी होता है। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है और आप अपनी प्रेजेंस से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, वैसे भी लोग कर रहे हैं। समझ गए ये बात में। क्या जैसे अगर मैं कोई बिजनेस करने जाऊंगा और कोई वो मैन्युफैक्चरर है या इन्वेस्टर है, वो मुझे ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू जानता है, पर मैं ऐसा ही कोई ऑफलाइन धंधा करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पे तो हेल्प होगा ही, क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी बना हुआ है। सही समझा हूँ मैं? नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि उसने सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना मतलब ये नहीं कि आपने उसके बारे में पोस्ट करी या वीडियो बनाई, उतना ही नहीं है। आपने एक इमेज बिल्ड करी सोशल मीडिया पे, और उस इमेज का आपने फ़ायदा उठाया या आपने उसको एनकैश किया लोगों तक पहुंचने में। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर ये तो देखता ही है ना कि कौन कर रहा है, और उससे वो तय करता है कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। राइट। तो आपने बताया कि वो बंदा तो ऑलरेडी फेमस है, वो ये कर रहा है, और वो बिजनेस के बारे में कंटेंट बनाता है। राइट। तो कोई भी उसके पॉडकास्ट में आया होगा और उसी ने उसका बिजनेस अडॉप्ट कर लिया होगा कि हम ही आपका बेचेंगे, राइट, या हम ही आपके चैनल पार्टनर बनेंगे। राइट। तो ये सिंपल हो जाती है बातें जब आप ऐसे फैले हुए होते हो या आप उन लोगों तक पहुंच जाते हो। ट्रू। किसी एक्स बंदे को जो कहीं पे छोटी सी दुकान लेके बैठा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि इन्वेस्टर कहाँ से ढूंढ ले। सही बात है। पर वो बंदा अगर सोशल मीडिया पे अपनी इमेज बना के बैठा है, इतने फॉलोअर लेके बैठा है, तो लोग जुड़ जाते हैं। सही बात है। मेक सेंस, समझ गया ये बात में।
आपका खुद का कभी कोई बिजनेस ऐसे फेल हुआ है? कई। जैसे कोई आप उससे क्या सीखे हो, क्या बिजनेस था वो, उसके बारे में आप बता पाओ तो। जब बिजनेस फेल होता है ना, तो सबसे पहले ये सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे एफर्ट जो थे वो वेस्ट जाएंगे, ये सीखने को मिल जाता है। मतलब जितना बिजनेस आपका फेल होता है उतना आपकी सफल बिजनेस की जो आगे जाके होगा उसकी शार्पनेस बढ़ती जाती है। तो हमने एक प्रोडक्ट डेवलप की थी। अब वो जब मैं बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैंने एक कोर्स कर लिया था एंटरप्रेन्योरशिप का। और भाई हमको तो बिजनेस करना था तो एक प्रोडक्ट डेवलप कर दी और ऐसे सोचा कि बहुत बिकेगी। तो वो तो एक भी नहीं बिकी। फिर अरे एफर्ट किए, एग्जीबिशनों में गए, वहां भी नहीं बिकी। तो ये रियलाइजेशन क्या हिट हुआ आपको कि क्यों नहीं हो रहा? बस हमें ऐसा लगा था कि बिकेगी। और वो उसमें अच्छी बात ये थी कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं था। घुमा फिरा के मैंने 20-25 हज़ार रुपये खर्चे थे। मैं आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो 20-25 हज़ार रुपये खर्चे थे। फिर वो प्रोडक्ट डेवलप की, वो नहीं बिकी तो बांट दी आपने? क्योंकि वो कहीं तो यूज हो सकती थी पर वो बिक नहीं रही थी। तो बांट दी। पर वो समझ में आया कि ऐसे सब सफलता ऐसे नहीं मिल जाती, चीज़ें ऐसे नहीं बिक जाती। राइट। फिर एक और बिजनेस किया। उसमें हमको कॉस्टिंग नहीं सेट करनी आ रही थी। वो पहला बिजनेस था मेरा। क्या चीज़ का था वो? हमारा बैकग्राउंड मैंने जैसे बताया, हमारा वेल्डिंग का और उस सब का काम था। तो हमने जब स्टील फर्नीचर का एक दौर आया आज से 20-25 साल पहले, तो स्टील से बने हुए सोफा और बेड सब बनाए, वो सब बनाए। पर मुझे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए वो मुझे नहीं पता थी। तो मैंने कॉस्ट बहुत हाई रखी और वो नहीं बिका। तो आज मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों नहीं बिका यार। क्यों, क्या था वो रीजन? कि मैंने कॉस्ट बहुत हाई रखी थी और मैं उस समय पे समझ नहीं पा रहा था कि मेरे को कॉस्ट डाउन करनी है तो बिकेगा। तो मैंने हार मान ली उस समय। तो ठीक है, जितना जो प्रोडक्शन हुआ था वो बेच के फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा हमसे। तो फिर हमने वो नहीं किया। फिर ये वाला बिजनेस, कुछ किट बनाई और वो भी नहीं बिकी तो वो भी बंद किया। फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई कि यार सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। राइट। तब वो रियलाइजेशन हिट हुआ। हाँ, फिर ये समझ में आया कि ठीक है यार, कैसे आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ पे अपने को पोजीशन करना है, कैसे कस्टमर को इनवाइट करना है या अट्रैक्ट करना है, क्या बिजनेस प्लान होगा। और फिर 15-20 साल अलग अलग ब्रांड के साथ काम किया और हार्डकोर बिजनेस हैंडल किया। तब पता चला कि ये करना है। फिर वो जब पता चल गया, फिर एक बार आपको ये समझ आ जाती है ना, फिर आपकी कोई सीमा नहीं रहती। फिर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आपको समझ में आ जाता है कि क्या गेम है, सिर्फ करना आना चाहिए, है ना। अपने में ऐसा बोला जाता है कि किसी आदमी के बारे में बोला जाता है, आपने भी सुना होगा कि भी ये आदमी जहाँ हाथ डालता है ना वहाँ से सोना निकलता है। हाँ, वो सोच समझ के हाथ डालता है। सही बात है। हर जगह हाथ नहीं डाल देता है। हाँ, उसको पता है कि इसका क्या होगा, वहीं हाथ डालता है जहाँ पे सोना निकलना है। हाँ, ट्रू। उसको पता है कि वो क्या करने वाला है। राइट। तो वो क्लैरिटी है उसको ऑलरेडी, सीख के। यस, राइट। सर, लास्ट में आप कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहो तो, हर कोई जो एक बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता है, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखो, पहली बात तो हम लोग ना बिजनेस को अलग करके देखते हैं। बिजनेस, राइट, वो लाइफ है। बिजनेस लाइफ से अलग नहीं है। तो आपकी लाइफ को आप डायरेक्शन दे रहे हो और आपकी लाइफ की एक एक्टिविटी है, उसका नाम बिजनेस है ना। क्या है बिजनेस? आपकी लाइफ की ऐसी एक एक्टिविटी जिससे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। राइट। मेन जो है ना वो लाइफ है, उसका एक पार्ट बिजनेस है। तो लाइफ के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो,
बिजनेस में आपके साथ लोग हो सकते हैं आपके कर्मचारी के रूप में, राइट। पर वो फरिश्ता भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस को कहीं से कहीं भी पहुंचा देगा। तो आपके साथ जुड़ने वाला हर इंसान, छोटा बड़ा कैसा भी, उसमें बहुत सारी शक्यताएं हैं, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। तो ऐसे करके देखो, राइट। जो जुड़ रहा है वो कुछ दे के जाएगा, हाँ। कुछ लॉस नहीं हो जाएगा। और पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है, रेवेन्यू फिगर्स अल्टीमेट गोल नहीं है। आपके साथ जो जुड़ा उसको मज़ा आना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए। आप एक ऐसे पर्सन बनो जिसके साथ मिल के, जिसके साथ बैठ के, जिसके साथ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति मत बन जाना कि फिर जिसके साथ बैठने की भी इच्छा ना हो। राइट। नहीं, सही बात है सर, टोटली मेक सेंस। मतलब सिर्फ वो मतलब से मतलब की बात रह गई। अब देखो, बिजनेस में हम चाहते हैं फ़ायदा, ठीक है। आप ऐसे बंदे बन जाओ जिसके साथ बात करके अच्छा लगे, या फिर जिसके साथ कुछ शेयर करके कोई एडवाइस मिल जाए। आप अपनी सारी एनर्जी, सारी ऑरा ऐसी बना दो कि आपको जो मिल के जाए वो कुछ लेके जाए। बस आप फायदे वाले आदमी बन गए। आप जो करोगे वो फायदा हो जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि मैं आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा था। माई प्लेजर, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आज आप लोगों के साथ बैठ के। मैं कुछ एक्सप्रेस हो पाया, मैं कुछ व्यक्त हो पाया। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मुझे अच्छा फील हो रहा है कि शायद वो साइड में आपको उतना कंफर्टेबल फील करवा पाया कि आप इतना ओपनली इतनी सारी बातें शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। थैंक यू।